तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था कि हमारा बेखा अपनी आर्मी की टुकड़ी के साथ जैसे ही वहां पर उस ओजे पास के पास पहुंचता है तो वहां पर उन्हें डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। तो हमारा बेखा उन लोगों से कहता है कि ये हमारी लोगों का काम है, ये डेथ स्क्वाड के लोगों का काम है, वो लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमें भी जल्दी से जल्दी उनके पीछे जाना होगा। तो वाइस कैप्टन कहता है कि पहले मुझे यहाँ पर यही शक था कि वो लोग रास्ते में से भाग जाएंगे और इस मिशन को पूरा नहीं करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद मुझे आइडिया हो गया है कि वो लोग यहाँ पर जो पूरा करेंगे वो जरूर करेंगे। तो हमारा बेखा उसे कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था कि वो जरूर करेंगे, क्योंकि उनमें से मैं तुम्हें कहा ना कि एक उनमें से परफेक्ट है और वो इस मिशन को पूरा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो मेरे चेहरे के ऊपर पंच मारना चाहता है, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। तो वाइस कैप्टन कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है। तो उसे कहता है कि नहीं तुम्हें इस बात की समझ नहीं आएगी, और साथ ही बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहां पर वो अकेला बचा था और उसने कहा था कि 5 की बजाय अगर 1 चला जाए तो फिर क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारा बेखा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जहां पर कुछ और ख्वाहिश है, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तो फिर बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो इसी के साथ ही वानो से कहता है कि हाँ मुझे पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे फाइट करनी है, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे, मैं तुम्हारे चेहरे पर एक पंच मारना चाहता हूँ। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम जिंदा बचकर वापस आते हो तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। तो इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वहां पर अपने बॉक्सेस को उठाकर उस जगह के पर पहुंच जाते हैं जहां पर सामने उनके वो बेस होती है। तो वहां पर उसी बेस के दरवाजे को लोगों को उड़ाना होता है। तो वो लोग वहां पर माउंटेन के ऊपर आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर मंगोल्स के इसी बेस के ऊपर जाकर अटैक करना है। फिर वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद आग लगा देते हैं। वो लोग अपने एक्सप्लोसिव्स को यूज करते हैं वहां पर आग लगाते हैं। तो उस जगह के ऊपर वो लोग जो होते हैं अपनी आग बुझाने में काफी ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, उन सभी को आग बुझाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तो मंगोल्स होते हैं वहां पर आग बुझा रहे होते हैं, साथ ही वहां पर उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर आग लगाई, एक्सप्लोसिव्स का यूज किया है। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं क्या तुम्हें वो मिले। तो एक दूसरे से वो पूछ रहे होते हैं कि वो कमीने कहाँ पर चले गए हैं, हम लोग यहाँ पर उन्हें आसपास ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे। तो यहीं पर नोवान को दिखाता है कि वो सामने जाकर एक दीवार के पीछे छुपा होता है और सोच रहा होता है कि हम लोगों ने जितने गन पाउडर को यूज किया उसके साथ दरवाजा उड़ाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, इतने गन पाउडर के साथ हम लोग दरवाजे को नहीं उड़ा पाए, जहां तक कि वो लोग आग को बुझा लेंगे और दरवाजा जो है बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ। लगता है कि हमें कुछ और करना पड़ेगा, इससे पहले कि सॉन्गबेक यहाँ पर आ जाए तो दरवाजा भी नहीं टूटा होगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस फाइटिंग के दौरान जहाँ पर गोंगनू जख्मी हो जाता है तो जोंगपाल उसे उठाकर लेकर आता है। तो गोंगनू से कहता है कि क्या हम लोग यहाँ पर से निकल पाएंगे या फिर हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं। तो वो उसकी तरफ देखता है, उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो नोमान उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। तो उसे कहता है हाँ, क्या तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि मैं ठीक हूँ या नहीं, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुम्हारा नोमान उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा टफर है और तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाले। जबकि नोमान उसे कहता है कि मैंने सुना है कि मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पर उड़ सकते हैं, तो क्या तुम यहाँ पर जोंगपाल को अपने साथ लेकर यहाँ पर से उड़कर बाहर जा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इसे अपने साथ लो, यहाँ पर से उड़ते हुए दीवार के ऊपर चले जाओ और वहां पर से बाहर चले जाओ, जबकि मैं यहाँ पर इन सभी सोल्जर्स का ध्यान भटकाऊंगा क्योंकि मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो नोमान उसे कहता है कि ये अचानक से तुम्हारे अंदर अच्छाई का भूत कहाँ से आ गया, तुम तो एक बहुत ही कमीने और क्रिमिनल इंसान हो, फिर तुम यहाँ पर जोंगपाल को बचाने के लिए क्यों कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ और जोंगपाल को देखो ये इतना बुरा आदमी नहीं है, अगर किसी और जगह के ऊपर होते तो मैं इसको जरूर मार डालता, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इसको बचाना जरूरी है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस जोंगपाल को अपने साथ लेकर जाओ और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं जाता हूँ वहाँ पर सामने जाकर सभी सोल्जर्स का ध्यान अपनी तरफ हटाता हूँ ताकि वो लोग मेरी तरफ देखें। जब वो इतना कहता है तो नोमान उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। गोंगनू से कहता है कि इसी वजह से तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सभी का ध्यान भटकाता हूँ क्योंकि मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ और अगर तुम मुझे भी अपने साथ लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे तो मैं भी तुम सभी लोगों को मरवा दूंगा। और मुझे मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे काफी ज्यादा बेहतर हो। तुमसे पहले भी मैं एक मार्शल मास्टर से मिल चुका हूँ। मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो हमेशा यहाँ पर राइटियसनेस की बात करते हैं, लेकिन असल में वो कमीने होते हैं, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि मैंने किसका मर्डर किया था जिसकी वजह से मैं जेल में था। मैंने एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर को ही मारा था। एक मार्शल आर्टिस्ट जो था वो कमीना मेरे साथ झूठ बोल रहा था और उसने मेरे साथ कुछ गलत किया जिसकी वजह से मैंने उसको मार डाला। लेकिन अब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अलग फील हो रहा है। मुझे लगता है कि मार्शल मास्टर्स जो होते हैं वो इतने बुरे नहीं होते और मुझे भी लगता है कि अब मुझे भी मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। मैं भी मार्शल आर्ट सीखने के बारे में सोच रहा हूँ। तो नोमान उसे कहता है कि क्या तुम वाकई मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो। अगर तुम सीखना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा, लेकिन एक बात है कि तुम्हें यहाँ पर चुपचाप मुझे फॉलो करना होगा। मेरे काम में टांग मत अड़ाना और ना ही मुझसे ज्यादा बात करना। और देखना एक दिन जब तुम मार्शल आर्ट सीख जाओगे मैं तुम्हें यहाँ पर मार्शल अलायंस के उन सभी सोल्जर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दूंगा। उस बंदे को जिसको तुमने मारा था मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें स्ट्रॉन्गर बना दूंगा। तो क्या तुम सीखना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं।
मैं जहाँ पर अगर जिंदा बच जाता हूँ तो जहाँ भी कहोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आने को तैयार हूँ, चुपचाप यहाँ पर तुम्हारे पास से सीखने को तैयार हूँ। तो नोमान उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी यहाँ पर इस बात का कोई पछतावा नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस बात का पछतावा नहीं होना चाहिए। तो नोमान इसी के साथ ही अपने कपड़े उतार देता है। तो हमारा जोंगपाल उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो, ऐसा तो यहाँ पर उन सभी को पता चल जाएगा कि तुम ही बाहर वाले और तुम्ही ने आकर ये सब कुछ किया है। तो उसे कहता है कि अगर यहाँ पर मुझे उन सभी के सामने जाना है टाइम स्टॉल करने के लिए तो फिर मुझे यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही उनसे कहता है कि हमारी मेन फोर्सेस जल्दी यहाँ पर आती होंगी। वो जोंगपाल से कहता है कि अपने साथ लो और किस जगह के ऊपर छुप जाओ, जब तक यहाँ पर बेखा अपनी मेन फोर्स को लेकर नहीं पहुंचता तब तक तुम लोगों को छुप कर रहना होगा, तब तक मैं यहाँ पर सभी लोगों को व्यस्त रखूंगा और साथ ही उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करूंगा। और साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर जानना चाहते हो ना कि मार्शल आर्टिस्ट क्या कर सकते हैं, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मार्शल आर्टिस्ट की असली पावर क्या होती है और मार्शल आर्टिस्ट क्या कर सकते हैं। और साथ ही वो जाने से पहले उसे कहता है कि शिंक्यू कभी भी अपने ब्रदर्स को अबैंडन नहीं करते, शिंक्यू हमेशा अपने ब्रदर्स के लिए वापस आते हैं। और वो वहां पर से आगे बढ़ जाता है। तो जब वहां पर से आगे बढ़ जाता है तो उसके चले जाने के बाद हमारा जो जोंगपाल होता है वो कहता है कि इसने यहाँ पर शिंक्यू कहा, ये शिंक्यू क्या होता है। तो इसके साथ ही नोंगनू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर शिंक्यू के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन शिंक्यू का एक दूसरा नाम भी होता है। तो वो कहता है क्या मतलब है शिंक्यू का एक दूसरा नाम भी होता है। वो कहता है कि शिंक्यू का दूसरा नाम होता है डिमोनिक कल्ट, यानी कि डिमोनिक सेक्टर। तो इसका मतलब यह है कि ये डिमोनिक सेक्टर का एक सोल्जर है, एक मार्शल आर्टिस्ट है। तो नोमान जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है, सोल्जर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उनको एक एक करके मार रहा था, जबकि वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपोनेंट है, तुम सभी लोग इसको मार क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट होता है और बड़ी आसानी के साथ उन सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। तो हमारा नोमान कहता है कि और कितनी देर के लिए मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना होगा, इससे पहले कि वो लड़का यहाँ पर आए। उस लड़के के आने के लिए मुझे दरवाजे को भी ओपन करना है। अब जबकि यहाँ पर बारूद के साथ और आग के साथ इस दरवाजे को नहीं खोला जा सका, तो फिर मुझे जाकर अपनी टेक्निक्स के साथ इस दरवाजे को काटना होगा। और वहीं पर सामने एक बड़ा सा हट्टा कट्टा सा बारबेरियन होता है। तो वो से कहता है कि लड़के अब यहाँ पर तुम्हारी रैम्पेज खत्म होने वाले, तुम यहीं पर इस जगह के पर मरने वाले हो। नोमान बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा था और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा और काफी ज्यादा साइज में बड़ा लग रहा है, लगता है इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, लेकिन खैर यहाँ पर मैं इससे निकल जाऊंगा। और नोमान जो होता है वहीं पर से ऊपर की तरफ बैक फ्लिप लगाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। जंप करते हुए ऊपर चढ़ जाता है, वो दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो लोग कहते हैं क्या ये करना क्या चाहता है, ये लोग यहाँ से भागकर जा सकता है, जिस तरह से ये उड़ सकता है, ये एक मार्शल आर्टिस्ट लगता है, तो फिर ये भागकर जा क्यों नहीं रहा, ये यहाँ पर बार बार हमारे लोगों के ऊपर अटैक क्यों किया जा रहा है। तो वो छत के ऊपर यानी दीवार के ऊपर जाने के बाद वहां पर कुछ लोगों को मार देता है, फिर साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो नोमान कहता है कि मेरे पास बहुत ही कम एनर्जी बची और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी बची कुछ एनर्जी के साथ ही ये सब कुछ करना होगा। हमारी मेन फोर्सेस जल्दी यहाँ पर आने वाली है, लड़के मुझे धोखा मत देना, अब जल्दी से यहाँ पर आ जाना। तो वो हट्टा कट्टा सोल्जर जो नीचे खड़ा होता है वो मंगोलियन कहता है कि ये यहाँ से भाग क्यों नहीं रहा, अगर से भागना होता तो ये यहाँ से भागकर जा सकता है, फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे लगता है ये टाइम स्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि इसके पीछे यहाँ पर कोई फोर्सेस आ रही हैं और इनके लिए ये हमारे दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करेगा। और वह दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था तो इसी के साथ ही वो मंगोलियन जो था अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से मेरे लिए बो एरो लेकर आओ, हमें इस बंदे को मारना होगा वरना ये हमारे दरवाजे को तोड़ देगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 31 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या नोमान यहाँ पर दरवाजे को ओपन कर पाएगा और क्या बेखा टाइम रहते यहाँ पर पहुंचकर इन सभी को बचा पाएगा या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नोमान जो था अपनी तलवार लेकर जाकर दीवार के ऊपर खड़ा हो जाता है ताकि वो दरवाजे को तोड़ सके। उसके पास बची कुछ एनर्जी बची होती है और उसी के साथ ही वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यूज करते हुए दरवाजे को तोड़ने वाला है, जबकि नीचे से बारबेरियंस जो होते हैं वो एरो मांग रहे होते हैं ताकि जल्दी से उसे निशाना बनाकर नीचे गिराया जा सके। लेकिन नोमान जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो लड़का यहाँ पर आ जाएगा और उसके लिए मुझे दरवाजे को ओपन करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी तरफ से तो यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा, फिर ये उस लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लड़का बेखा यहाँ पर आता है या नहीं। और साथ ही वो अपनी तलवार उठाता है और वहां पर उस दरवाजे के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो तलवार उठाकर दरवाजे के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है, दरवाजा जो होता है वो टूट जाता है। जबकि दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि हमारा बेखा और उसके साथी जो होते हैं आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से उसके काफी सारे सोल्जर्स वहां पर मर रहे होते हैं। तो वाइस कैप्टन कहता है कि ये क्या यहाँ पर क्या हो गया, क्या मिशन फेल हो गया है, अगर वो लोग यहाँ पर से गुजर कर ही नहीं जा पाए तो फिर दरवाजा कैसे ओपन होगा, हम सभी लोग तो यहाँ पर रास्ते में हमारे पर अटैक हो गया, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो अपने कैप्टन से कहता है कैप्टन हमें वापस जाना होगा वरना सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। तो बेखा जो होता है वो भी अपने आसपास देखता है कि उसके सोल्जर्स वाकई में वहां पर मर रहे होते हैं, काफी सारे सोल्जर्स पहले मर चुके हैं। तो हमारा बेखा कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से मर नहीं सकते, क्या यहाँ पर हमारे बारे में किसी ने इन्फॉर्मेशन को लीक किया, क्या किसी ने पहले से इन लोगों को बता दिया था कि हम लोग इस तरफ से अटैक करने के लिए आने वाले हैं। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि जल्दी से कोई फैसला ले, हम लोग यहाँ पर मरना नहीं चाहते। तो इसी के साथ ही हमारे बेखा को पीछे से धमाके की आवाज आती है, यानी कि वो लोग कामयाब
कामयाब रहे, उन्होंने जहाँ पर ये कर दिखाया। तुम्हारा बेखा कहता है कि वो देखो मुझे लगता है कि दरवाजा टूट गया है, हमारी डेथ स्क्वाड ने अपना काम कर दिया है, हमें जहाँ पर से आगे की तरफ बढ़ना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग उन्हें मरने के लिए वहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं। तो वो उसे कहता है कि सभी लोग मेरे पीछे आना, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम सभी लोग यहाँ पर अपने आप को बचाकर यानी कि सभी स्क्वाड को लेकर फार्म बनाओ और फॉर्मेशन बनाकर आगे की तरफ बढ़ो। तो बेका जो होता है वाइस कैप्टन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इन सभी को इग्नोर करो, ज्यादातर लोगों को जो मरते हैं उन्हें मार डालो, जो बचते हैं उन्हें छोड़ दो और आगे की तरफ बढ़ो। और बेका खुद अपना घोड़ा लेकर बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ नोमान जो होता है वो दरवाजा तोड़ने के बाद अभी इंतजार कर रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग भी रास्ते में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे प्लान के बारे में पहले से लोगों को पता चल चुका था मंगोलियंस को, अगर हमारे पर रास्ते में अटैक हो सकता है तो फिर उनके ऊपर भी अटैक हुआ होगा, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। बस यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि वो लड़का मुझे छोड़कर भाग मत जाए, अगर वो लड़का वापस चला गया, भाग गया, तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर मरने वाला। और मैंने उस लड़के को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था, मुझे लगा था कि वो लड़का यहाँ पर मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, जब किसी के साथ ही वही हट्टा कट्टा बारबेरियन जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके सामने आ जाता है और कहता है ये क्या, तुम्हारी तो कोई रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ रही, हमें तो लगा था कि तुम दरवाजा इसलिए तोड़े हो ताकि तुम्हारे लिए रीइंफोर्समेंट्स आ सके, तुम्हारी आर्मी बाहर खड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, फिर तुमने इस अच्छे से दरवाजे को क्यों तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर दरवाजा तोड़ने की सजा तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। और साथ ही अपनी तलवार उठाकर उसे मारने लगता है, लेकिन नोमान जो होता है आगे से हिलता भी नहीं, चुपचाप वहां पर बैठा होता है, क्योंकि नोमान को पता होता है उसके पास ज्यादा एनर्जी तो बची नहीं है, तो फिर यहाँ पर इस जगह के पर मरना ही बेहतर है। तो नोमान सोच रहा था कि मेरे जैसे एक डीमन के लिए बैटलफील्ड के ऊपर मरना तो एक ब्लेसिंग की तरह है, और मैं यहाँ पर इस जगह के पर मरने को तैयार हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर उस लड़के को पंच नहीं मार पाया। जब किसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो हमारा जो बेखा होता है वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि प्लीज माफ कर देना कि मुझे यहाँ पर आने में देर ही हो गई, मैं यहाँ पर पहुंच तो आया हूँ। और इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये मत कहना कि तुम यहाँ पर अकेले आए हो। तो हमारा जो बेखा होता है वहां पर अकेले ही आता है, और आने के बाद उस बड़े हट्टे कट्टे बारबेरियन को भी मार डालता है और साथ ही उसे बचा लेता है। तो उसे कहता है कि वाकई में तुम यहाँ पर अकेले आए हो। तुम्हारा बेखा उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ, बाकी की फोर्सेज अभी पीछे हैं। तो वो कहता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, अकेले यहाँ पर आकर तुम क्या ही उखाड़ लोगे, जबकि मैं यहाँ पर अकेला कुछ नहीं कर पाया, तो तुम यहाँ पर अकेले क्या कर लोगे। तुम्हारा बेखा अपने घोड़े से उतरता है, अपना भाला उठाता है, वहां पर जाकर उन लोगों को मारना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरे अकेले यहाँ पर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि नोमान भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरा काम तो यहाँ पर पूरा हो चुका है ना, तो क्या मैं यहाँ पर से जा सकता हूँ। तुम्हारा बेखा उसे कहता है कि हाँ तुम्हारा काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर थोड़ी बहुत और मदद करते हो तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा रिवार्ड मिल सकता है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम अपने वादे को पूरा करोगे। मैंने तुमसे कहा था कि अगर यहाँ पर मैं इस तुम्हारे मिशन को पूरा करके जिंदा वापस आता हूँ तो फिर तुम मुझसे फाइट करोगे और मेरा एक पंच खाओगे। तुम्हारा बेखा उसे कहता है ये तो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारा पंच खाता हूँ या फिर तुम मुझसे पंच खाते हो, अगर तुम यहाँ पर जिंदा बच पाया तो भी यहाँ पर ऐसा होगा। तो नोमान उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अब इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जिंदा बच कर ही आऊंगा, और मुझे यहाँ पर स्लो तो बिल्कुल ही मत करना। और दोनों फिर से वहां पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा बेखा जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन इन लोगों ने अच्छा किया, बहुत ही अच्छा काम किया। और साथ ही वो अपनी आर्मी के बारे में सोच रहा होता है कि पता नहीं मेरी आर्मी कब तक यहाँ पर पहुंचेगी, ज्यादा लोग नहीं मरने चाहिए, क्योंकि उन लोगों से मैं कह कर आया था कि जल्दी से मेरे पीछे आ जाना। तो उसकी आर्मी जो होती है वो लोग भी बड़ी तेजी के साथ भागते हुए उसी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि वो बेस के ऊपर पहुंचकर अपने कैप्टन का साथ दे सके। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, जहां पर एक सोल्जर जिसकी बॉडी के ऊपर एक स्नेक का टैटू होता है, वो असल में एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है जिसका नाम डोंग चैंग होता है। तो वो बंदा जो होता है वो सोल्जर्स के आर्मर को उतारता है, वहां पर एक दूसरे सोल्जर जो कि यहाँ पर इनकी आर्मी का एक सोल्जर होता है, यानी कि गवर्नर की आर्मी का एक सोल्जर होता है, और वो गवर्नर का दोस्त भी होता है। तो यहाँ पर वो उसके स्नेक टैटू को देखने के बाद कहता है कि तुम तो डोंग चैंग से हो, डोंग चैंग का कोई यहाँ पर क्या कर रहा होगा, ऊपर से तुमने हमारी आर्मी की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इजोंग इलवान को मार डालो, यानी तुम गवर्नर को मार डालो। तो ये बात सुनने के बाद वो सोल्जर उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर आकर मुझे इतना कहोगे कि मैं अपने सुपीरियर को मार डालूं, और मैं अपने सुपीरियर को मार डालूंगा। तो सोल्जर उसे कहता है कि तुम्हारा ये ऑपरेशन तो वैसे भी फेल होने वाला है। लॉर्ड जैंग मासू को इस बारे में पता चल चुका था और उन्होंने यहाँ पर बारबेरियंस को पहले इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दी हुई है, यानी कि वो सभी लोग जो कि इस मिशन का हिस्सा हैं वो सारे के सारे तो मरने वाले हैं। इस वक्त अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें जैंग मासू का साथ देना चाहिए और हमारा काम करना चाहिए, तभी तुम बच पाओगे। इसी के साथ ही वो सोल्जर कैप्टन उसे कहता है लेकिन मैं अगर यहाँ पर गवर्नर को मार डालता हूँ तो फिर मुझे इससे फायदा क्या होगा, क्या सिर्फ और सिर्फ मेरी जान बचेगी या फिर मुझे इससे कोई और फायदा भी होने वाला है। तो डोंग चैंग का वो बंदा उसे कहता है कि अगर तुम गवर्नर को मार डालते हो तो फिर अगली गवर्नर की पोजीशन तुम्हारी होगी, तुम गवर्नर की जगह के पर नए गवर्नर बन जाओगे।
तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें कैपिटल का दिखाया जाता है, जहां पर दिखाता है कि एक मंत्री जो होता है भागता हुआ जा रहा होता है और कहता है कि जैंग मासू कमीना कहीं का, उसने यहाँ पर ये क्या कर दिया, उसने एम्परर को मार डाला है। जहाँ पर एम्परर मर चुके हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसने यहाँ पर अपने रास्ते में आने वाले सभी मंत्रियों को मारना शुरू कर दिया है। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर अपने ग्रैंड मार्शल को इस बारे में बताना होगा। तो ये जो मंत्री होता है, ये ग्रैंड मार्शल का वफादार होता है, वो जल्दी से भागता हुआ उसकी तरफ जा रहा होता है, कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी डोंगपेंग जोनहो को इस बारे में बताना होगा, इससे पहले कि काफी ज्यादा देर हो जाए, जैंग मासू पूरी तरह से एम्परर की गद्दी के ऊपर कब्जा कर ले, हमें कुछ करना होगा। लेकिन वहीं पर रास्ते में डोंगचेंग का एक और बंदा उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है कि जनरल स्ट्रेटजिस्ट तुम कहां पर जा रहे हो। तो इस जनरल स्ट्रेटजिस्ट का नाम सामा जंग होता है। तो सामा जंग जो होता है उसे वहां पर रास्ते में रोकता है और उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, और साथ ही उसने अपने हाथ में एक छोटी सी पोटली पकड़ रखी होती है जिसके अंदर शायद कुछ है। तो जैसे वो सोल्जर उसके सामने आकर खड़ा होता है तो मास्टर सामा जंग उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर मेरा रास्ता कैसे रोक सकते हो, मैं यहाँ का एक मिनिस्टर हूँ जबकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक गार्डियन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की। जब किसी के साथ ही वो डोंगचेंग का बंदा जो होता है वो सोल्जर उसके सामने वो उस पोटली को फेंकता है और उसे कहता है कि मास्टर ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, यानी कि मास्टर जैंग मासू ने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक गिफ्ट भेजा, जरा खुद इसको खोलकर देखो तो सही। तो मिनिस्टर सामा जंग जो होते हैं जैसे वहां पर उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक सर पड़ा होता है जो कि उसके अपने बेटे का होता है। तो वो वहां पर रोना शुरू कर देते हैं और कहता है कि गोंग डियोआक ये मेरा बेटा है, तुमने क्या किया कमीने कहीं के। तो इसी के साथ ही सोल्जर उसे कहता है कि ये कमीना भी यहाँ पर हमारे सीक्रेट्स को लीक कर रहा था। मास्टर जैंग मासू का साथ देने की नौटंकी करते हुए यहाँ पर गवर्नर और साथ में ग्रैंड मार्शल को इन्फॉर्मेशन बेच रहा था, यानी उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो हमने यहाँ पर इस चूहे को पकड़ा और इसको मार डाला और बाद में पता चला ये तो तुम्हारा बेटा है और अब यहाँ पर तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। जो भी जैंग मासू के खिलाफ जाएगा वो सभी लोग इसी तरह से मरने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिनिस्टर सामा जंग के बेटे का कटा हुआ सर उसके पास लाया जाता है, जो ये वॉन जंग के लोग कार्य होता है, जो कि एक डार्क आर्मी होती है, डार्क आर्मी जो कि काम करती है जैंग मासू के लिए। जैंग मासू एक बहुत ही कमीना इंसान है जो कि यहाँ पर इन सभी लोगों को ठिकाने लगाकर खुद एम्परर बनना चाहता है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मंत्री जी तुम्हें यहाँ पर इस बात का पता होना चाहिए था कि तुम्हें किस साइड के ऊपर रहना है। तुमने यहाँ पर डोंगबैंग यानी कि ग्रैंड मार्शल का साथ दिया, जिसकी वजह से तुम और तुम्हारा बेटा दोनों यहाँ पर मरने वाले हो। अब तुमने खुद यहाँ पर यह फैसला किया था, हालांकि जैंग मासू ने तुम सभी मंत्रियों से कहा था कि वो तुम्हें यहाँ पर एक लैविश जिंदगी दे सकता है, तुम सभी लोगों को बहुत बड़ी बड़ी ऑफर भी दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर तुम लोग मरने वाले हो। जबकि मंत्रियों से कहता है कि तुम लोगों ने क्या वाकई में एम्परर को मार डाला है। हमें इस बात का शक तो था कि जैंग मासू एम्परर को मार डालेगा, लेकिन चाहे तुम लोग कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर ग्रैंड मार्शल के सामने कुछ भी नहीं हो। ग्रैंड मार्शल फिर से अपनी पकड़ बनाएगा और ग्रैंड मार्शल तुम सभी लोगों को जरूर मार डालेगा। जब किसी के साथ ही मंत्री जो होता है उसे तो पता होता है कि वो मरने वाला, रोते रोते वो उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर उसे पता चल ही जाएगा, जबकि ग्रैंड मार्शल को पता चल जाएगा कि एम्परर को कुछ ना कुछ हो गया और जैंग मासू पूरी तरह से यहाँ पर टेक ओवर करना चाहता है, नया एम्परर बनना चाहता है, तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ से वो जो सोल्जर होता है उसे कहता है कि बड़े अफसोस की बात है कि तुम अभी भी यहाँ पर हमें समझ नहीं पाए। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जैंग मासू का प्लान इतना ज्यादा खराब, इतना ज्यादा घटिया है कि उसके अंदर यहाँ पर ग्रैंड मार्शल जैसा एक छोटा सा प्यादा भी उसके खिलाफ आकर खड़ा हो सके। जैंग मासू ने हर एक चीज को पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। जबकि मंत्री मरने से पहले उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर जितना चाहे इतना जुल्म कर सकते हो, लेकिन एक ना एक दिन हिस्ट्री जो है वो तुमसे इस बात का बदला लेगी, तुम लोगों को यहाँ पर चैन नहीं मिलेगा एम्परर बनने के बाद भी। तो इसी के साथ ही सोल्जर उसे कहता है कि बस भी करो, मरते वक्त भी तुम यहाँ पर कुछ बोरिंग सी बातें कर रहे हो, और साथ ही वो अपनी तलवार घुमाकर मंत्री के ऊपर अटैक करता है और उसको भी वहीं पर मार डालता है। तो सोल्जर उसको मारने के बाद कहता है कि सारे बेवकूफों के साथ ऐसा ही होने वाला है, जो लोग यहाँ पर जैंग मासू का साथ नहीं देंगे वो सारे के सारे लोग यहीं पर मरने वाले हैं। और इस मंत्री बेचारे को अभी तक यहाँ पर यही लग रहा था मरने से पहले तक कि ग्रैंड मार्शल जो है वो यहाँ पर कोई हीरो बनकर दोबारा आएगा और आकर अपना बदला लेगा या फिर एम्परर की मौत का बदला लेगा। लेकिन जैंग मासू का प्लान तो यहाँ पर ग्रैंड मार्शल को भी गद्दार ठहराना है और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को एलिमिनेट कर देना है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें वही बारबेरियन क्लैन का दिखाया जाता है, जहां पर उन लोगों ने पहले विलेज को क्लियर कर दिया और हमारा बेका जो होता है वहां पर उससे पूछ रहा होता है कि नोवान अब बताओ कि क्या तुम आगे क्या करोगे, क्या तुम बस यहाँ पर से जाना चाहते हो क्योंकि अब तुम्हारी सजा माफ हो चुकी है, तुमने मिशन को पूरा किया है, क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरे साथ वापस नहीं चलना चाहते, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ वापस चलोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा नाम रोशन हो जाए क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। तो नोवान उसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर इस तरह के और काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी तरह यंग तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही यंग हो इस तरह के काम करने के लिए और मुझे फिलहाल के लिए मरना तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर से अपने घर जाना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा बेका उसे कहता है चलो ठीक है मुझे इस बात का अफसोस तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इस बात का अफसोस होने वाला है कि तुम यहाँ पर मुझे पंच नहीं मार पाए। तो वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता
है कि एक ना एक दिन हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे और वक्त बहुत ही जल्दी आएगा जब हम लोग दोबारा मिलेंगे, उस वक्त मैं तुम्हें 5 मार लूंगा, हमारा हिसाब तब बराबर हो जाएगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर से जाता हूँ। तो मैं बेखा उसे कहता हूँ तो फिर ठीक है, मुझे भी जाकर ताजार का सर काटना है, अपनी आर्मी को लेकर मैं यहाँ पर से आगे बढ़ने वाला हूँ, तो तुम अपना ध्यान रखना और रास्ते में अपना ध्यान रखकर यहाँ पर से चले जाना। तो वो कहता है चलो फिर ठीक है, गुड बाय। जबकि हमारा बेखा जो होता है वहां से अपना घोड़ा लेकर आगे बढ़ जाता है और हमारा जो नौवान होता है वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में उस लड़की राइमी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये लड़की जो है उससे प्यार करती है, तो अच्छी बात है। तो यही बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें आगे का दिखाया जाता है कि वो अपनी आर्मी को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तुम्हारा बेखा जो होता है अपनी आर्मी को लेकर अब उनके पीछे पीछे बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नर पहले अपनी आर्मी की टुकड़ी लेकर मंगोल्स के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो बेखा को इसी बात का डर होता है कहीं वहां पर पहुंचने में देरी ना हो जाए। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि क्या हम लोग वहां पर टाइम के ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पर रास्ते में रुक गए तो फिर हम लोग काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही वो लोग और भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वाइस कैप्टन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उमसान पास के ऊपर जो कुछ भी हुआ था वहां पर हमारे काफी सारे सोल्जर्स मारे गए थे और हम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए हैं। इससे पहले कि हमें देरी हो जाए, हमें जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना है। कैप्टन बेखा और इसके साथ साथ गवर्नर धोनी वहां पर पहले से जाकर मंगोल्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और हम लोग अपनी रेड पार्टी के साथ रीइंफोर्समेंट्स लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही पर से हमारा बेखा भी रास्ते में उन लोगों को ज्वाइन करता है और ये लोग भागते हुए जैसे ही वहां पर मंगोल्स की मेन बेस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहां पर आग लगी होती है, जैसे कि वहां पर पहले से अटैक हो चुका हो। यहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग कहते हैं लगता है कि हमें देर हो गई, हमारी मेन आर्मी जो कि गवर्नर लीड कर रहे थे वो यहाँ पर पहले से पहुंच चुके हैं और उनके काफी सारे सोल्जर्स भी मर चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी क्योंकि रीइंफोर्समेंट्स तो इन लोगों की होने वाली थी और वो लोग यहाँ पर पहले पहुंच चुके हैं, इसी वजह से उनकी जो रीइंफोर्समेंट्स की डेथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो मंगोल की आर्मी जो होती है पूरी तरह से उनके ऊपर हावी आ चुकी होती है, क्योंकि उन लोगों को पहले से खबर मिल चुकी थी कि इनके ऊपर अटैक होने वाला है, इसी वजह से अब यहाँ पर इनके बहुत सारे सोल्जर्स मर चुके होते हैं। तो वाइस कैप्टन कहता है कि अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे इतने सारे लोग यहाँ पर कैसे मरे हैं। तो इसी के साथ ही फर्स्ट लीडर से कहता है कि हमें धोखा दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब मंगोल को हमारे आने की खबर पहले से मिल जाए, तभी वो यहाँ पर तैयार बैठे होंगे। तो वाइस कैप्टन कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कौन हमें यहाँ पर धोखा दे सकता है। लॉर्ड सॉन्ग की स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट थी, हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक हमें यहाँ पर छुप कर आना था। तो इसी के साथ ही मैं बेखा से कहता है कि बस करो, मुझे लगता है कि वाकई में कुछ ऐसा ही हुआ है, हमें यहाँ पर धोखा दिया गया है, किसी न किसी ने तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। अब जल्दी से बस आगे बढ़ना है, जाकर में ताजार का सर काटना है और अपनी कैजुअलिटीज को कम से कम करना है। तो फर्स्ट लीडर उसे कहता है तो फिर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग डायरेक्टली जाकर उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो मैं बेखा से कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली अटैक करेंगे, मैं यहाँ पर से सीधा आगे बढ़ूंगा, जाकर ताजार से फाइट करूंगा, जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर गवर्नर की आर्मी की टुकड़ी का साथ दोगे। तो वाइस कैप्टन से कहता है कि लॉर्ड सॉन्ग क्या तुम वाकई में यहाँ पर ये करना चाहते हो, क्या तुम इन सभी सोल्जर्स को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो जबकि ये सभी सोल्जर्स यहाँ पर मर रहे हैं। तुम्हारा बेखा उसे कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे, एक आर्मी सोल्जर और एक कैप्टन में क्या फर्क होता है। सोल्जर का काम होता है फाइट में मरना, जबकि कैप्टन का फर्क होता है कि उसने यहाँ पर इनको लीड करना होता है। मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को लीड करके तुम्हें जीत दिलाने के लिए आया हूँ, जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर फाइट करके अपनी जी जान लगाकर मरने के लिए आए हो। क्या तुम्हें समझ आ रही है, हमारे ऑर्डर्स यहाँ पर इस फाइट को जीतने के और तुम्हारे ऑर्डर्स भी यहाँ पर इस फाइट को जितवाने के हैं, क्या तुम्हें समझ आई। तो इसी के साथ ही वहां पर सोल्जर्स मर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नर जो होते हैं वहां पर अकेले काफी सारे मंगोल्स का सामना कर रहे होते हैं। तो गवर्नर कहते हैं कि तुम सभी मंगोल्स में यहाँ पर एक एक करके तुम सभी को मारूंगा, तुम सभी लोग क्या वेट नहीं कर सकते, या फिर तुम सभी लोग एक साथ मेरे पर अटैक करने के लिए आना चाहते हो। तो काफी सारे मंगोल्स उसे घेर कर खड़े होते हैं और उन्हें लगता है कि अगर गवर्नर को मार डाला तो इनकी बाकी की सभी आर्मी जो है वो खुद ही पीछे हट जाएगी। तो गवर्नर के अपने साथी जो होते हैं, जो उनके कोई जिगरी यार थे जो कब से उनके साथ थे, वो लोग भी यहाँ पर मर चुके होते हैं। उसके दो साथी जो उसके साथ थे वो दोनों की डेड बॉडीज की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे दोस्तों तुम लोग तो यहाँ पर पहले ही अपना बलिदान दे चुके हो, लगता है कि मैं ही यहाँ पर इकलौता बचा और मेरा भी यहाँ पर वक्त पूरा होने वाला है, क्योंकि मैं इतने सारे मंगोल से अकेले फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही वो यहाँ पर मोयोंग को याद करता है और कहता है कि जनरल मोयोंग तुम्हें गए हुए 4 महीने गुजर चुके हैं और मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आज मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे वहां पर आने वाला हूँ और तुम मेरा वेट कर रहे होगे। मेरे ब्रदर मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। तो मोयोंग की एक बात याद आती है कि मोयोंग उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर मौत से डर नहीं लगता, लेकिन अगर मेरी मौत से यहाँ पर जीत मिलती है तो फिर मैं यहाँ पर खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ, लेकिन जंग में मरने को तैयार हूँ। तो गवर्नर जो होते हैं उसकी बात याद करने के बाद कहते हैं कि अगर ऐसी बात है, अगर ब्रदर मोयोंग ऐसी बात कह सकता है तो मैं क्यों नहीं कह सकता। अगर मेरे मरने से यहाँ पर इन बच्चों को जीत मिलती है, अगर उस लड़के बेखा को जीत मिलती है तो फिर मैं भी यहाँ पर मरने को तैयार हूँ। मैं अपनी मौत के साथ साथ तुम सभी लोगों को भी अपने साथ लेकर मरूंगा। और अपनी तलवार और अपना भाला लेकर फिर से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, गवर्नर जो होते हैं वहां पर चिल्लाकर कहते हैं तो बच्चे सॉन्ग बेग जाओ, जाकर ताजार का सर काट कर इस जीत को हासिल करो, जबकि मैं यहाँ
यहाँ पर इन सभी कमीनों को रोक कर रखूंगा। और जहाँ पर वो फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं और जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा बेखा जो है वो जाकर ताजार का सर काट पाएगा या फिर नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेखा जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, दूसरी तरफ ताजार को दिखाता है कि वो सबसे पीछे बैठा होता है, उनकी आर्मी जो होती है आगे फाइट कर रही होती है और यहीं पर दिखाता है कि वॉन्चेंग का एक बंदा भी उसके साथ ही होता है। एक सोल्जर वहां पर उसके पास खड़ा होता है, ये वही सोल्जर होता है जिसने जाकर उस लीडर से कहा था कि अगर तुम गवर्नर को मार डालते हो तो फिर तुम्हें गवर्नर की पोजीशन मिल जाएगी। तो वो उसे कहता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है लॉर्ड ताजार, बहुत ही जल्दी यहाँ पर रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, सभी सोल्जर्स मारे जाएंगे। तो ताजार उसे कहता है लेकिन तुम्हारे कहने के मुताबिक तो यहाँ पर इन सोल्जर्स को आपस में लड़ना चाहिए था, लेकिन ये सभी के सभी सोल्जर्स, ये सेंट्रल प्लेन्स के कुत्ते तो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आकर मेरे लोगों को मार रहे हैं। तुम्हारे कहने के मुताबिक जो प्लान तुमने बनाया था इन सभी लोगों को आपस में लड़ना चाहिए था। तो वो उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर सब कुछ पहले से सेट किया हुआ है। जिस जनरल के साथ जाकर मैंने डील की थी वो भी यहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स की एक बड़ी टुकड़ी लेकर आने वाला था, लेकिन अब वो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगा और पीछे ही रहेगा, यानी कि जब वो इनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचेगा तो गवर्नर को हम लोग खुद ही यहाँ पर मार डालेंगे। और इसी के साथ वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है और वहां पर बेखा की आर्मी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो भी काफी घबरा जाता है। तो अब यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है ग्रैंड मार्शल का। ग्रैंड मार्शल के पास से एक मंत्री आता है जो कि जैंग मासू का साथी होता है। जैंग मासू ने उसे एक लेटर देकर भेजा होता है और उस लेटर के मुताबिक जो कि इंपीरियल डिक्री की तरह ही होता है, क्योंकि अब यहाँ पर जैंग मासू क्योंकि ऑफिशियल एम्परर बन चुका है, तो वहां पर आने के बाद उसे सामने पढ़ता है, यानी कि ग्रैंड मार्शल के सामने उसको पढ़ता है और वो मंत्री जो होता है जब उसको पढ़ता है उसके अंदर लिखा होता है कि डोंग बैंग जो कि ग्रैंड मार्शल है उसने यहाँ पर गद्दारी किया और उसकी गद्दारी दुनिया के सामने आ चुकी है। हमारे नए एम्परर ने यहाँ पर एक नई डिक्री जारी की है। नए एम्परर जैंग मासू एम्परर के मरने के बाद अब यहाँ पर नए एम्परर बन चुके हैं और उसने यहाँ पर पहला ऑर्डर ये जारी किया है कि डोंग बैंग यानी कि ग्रैंड मार्शल और उसकी पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उन सभी को मार डाला जाए। लेकिन क्योंकि जैंग मासू एक नए एम्परर बने और साथ ही एक बहुत ही रहमदिल इंसान है और आपने क्योंकि अपनी जिंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, इसी वजह से उन्होंने कहा कि अगर ग्रैंड मार्शल चुपचाप अपना सर कटवाने को तैयार है तो उनकी पूरी फैमिली को जिंदा छोड़ दिया जाएगा, उनकी फैमिली के बाकी सभी लोगों को नहीं मारा जाएगा। तो ग्रैंड मार्शल जो होता है उसकी सारी बात सुनने के बाद वहां पर बड़े आराम से पहले उसका मैसेज सुनते हैं, फिर साथ ही वो अपने जनरल से कहता है कि जनरल मां, तो जनरल से कहता है जी सर अभी ऑर्डर दें। तो जनरल को उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस मंत्री को जो यहाँ पर लेटर लेकर आया है इसका सर काट कर और साथ में इस लेटर के साथ एक बॉक्स में भेजकर जैंग मासू को वापस भेज दो, मैं चाहता हूं कि इसका सर उसके पास वापस जाना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद मंत्री उसे कहता है कि आप यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अभी भी वक्त है, अभी भी माफी की भीख मांग ले, जाए जाकर जैंग मासू के पांव पड़ जाए, हो सकता है कि आपकी जान बच जाए, मुझे मारने का क्या फायदा होगा। लेकिन जनरल मार्च होते हैं वहां पर अपने साथियों से कहता है कि इस कमीने को ले जाओ, जाकर इसका सर काट दो। और इसी के साथ जनरल मार्च होते हैं वहां पर उसके चले जाने के बाद ग्रैंड मार्शल से कहते हैं ग्रैंड मार्शल अब हमारे लिए क्या ऑर्डर्स हैं कि हम अपनी आर्मी को इकट्ठा करें और जाकर जैंग मासू के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि वो तो यहाँ पर एम्परर के मरने के बाद अब खुद एम्परर बन के बैठ गया है। तो ग्रैंड मार्शल उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कब आगे क्या करना है, क्योंकि हमारे पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया गया है, चाहे वो यहाँ पर एक असली एम्परर नहीं है लेकिन इसके बावजूद उसने इंपीरियल डिक्री जारी की है, जिसकी वजह से अब सोल्जर्स उसी के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, रॉयल आर्मी तो उसी की बात मानेगी। मैं बस ये चाहता हूं कि हम सभी लोग यहाँ पर से चैंगपियोंग फोर्ट्रेस की तरफ आगे बढ़े। और इसी के साथ ही यहाँ पर दिखाता है कि राइमी जो होती है वो कढ़ाई खा रही होती है, लेकिन बार बार सुई उसके हाथ के ऊपर लग रही होती है। वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, बार बार सुई मेरे हाथ पे क्यों लग रही है, आज यहाँ पर उल्टा सीधा क्यों हो रहा है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। तो उसी वक्त नैनी वहां पर अंदर आती है और उसे कहती है कि यंग लेडी आपको मेरे साथ चलना होगा। तो वो कहती है क्या हो गया नैनी, आप परेशान क्यों लग रही हैं और इस वक्त यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए क्यों आई हैं। तो नैनी उसे कहती है कि आपके फादर के ऑर्डर्स हैं, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागकर जाना है, हमें मेन फोर्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ना है। तो वो कहते हैं लेकिन फादर ने हमें इस तरह से भागकर क्यों जाना है और फादर ने ऐसा क्यों कहा। तो नैनी उसे कहते हैं क्योंकि तुम्हारे फादर के ऊपर एम्परर की तरफ से गद्दारी का इल्जाम लगा दिया गया है और अगर यहाँ पर से हम लोग भागकर नहीं गए तो पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट इन फाइटिंग का दिखाया जाता है जहां पर हमारा बेखा जो होता है वो ताजार के आमने सामने होता है, दोनों वहां पर अपने अपने भाले टकरा रहे होते हैं। तो ताजार उसे कहता है कि सेंट्रल प्लेन्स का एक छोटा सा पपी मुझे मारने के लिए आया है, देखो तो जरा, मुझे लगा था कि ग्रैंड मार्शल खुद यहाँ पर मुझे मारने के लिए आएगा, लेकिन खैर तुम भी काफी ज्यादा अच्छे और तुम्हें घुड़सवारी भी काफी अच्छे से आती है। तो हमारा बेखा जो होता है उसे यहाँ पर उसे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन साथ ही वो यहाँ पर अपने भाले को घुमाकर फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ताजार बड़ी आसानी के साथ अटैक को अवॉइड कर लेता है और कहता है कि लड़के अभी तुम कच्चे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे जैसे एक महान वॉरियर का सामना कर सकते हो अपने इन छोटे मोटे स्किल्स के साथ। तो हमारा बेखा कहता है कि ये कमीना बार बार अटैक्स को डॉज किए जा रहा है
है। तो ताजार भी उसे कहता है कि तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है और मैंने इसे पहले भी कहीं पर देखा है, लेकिन तुम यहाँ पर इस टेक्निक को ज्यादा देर तक परफॉर्म करके जिंदा नहीं बच पाओगे, क्योंकि एक जनरल जो इससे पहले मुझसे इस टेक्निक को यूज करके फाइट कर चुका है, जनरल मोयोंग, हाँ मुझे याद है, कई बार जनरल मोयोंग की आर्मी से मेरा सामना हो चुका है, लेकिन वो भी तो यहाँ पर मेरे हाथ से मर गया और तुम भी यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। मैंने सुना है कि तुम्हें आर्मी में यहाँ पर जब पिछली बार फाइट करने के लिए आए थे, तुम्हें यहाँ पर लिटिल वुल्फ का टाइटल दिया गया था कि तुम एक भेड़िए की तरह हो, और देखता हूँ कि क्या तुम वाकई में एक भेड़िया होने के लायक हो भी या नहीं। और बेका जो होता है उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस फाइट को जीतना ही होगा, मुझे राइमी के लिए इस फाइट को जीतना ही होगा। और साथ ही यहाँ पर हमारा बेका जो होता है इस मंगोल के बारे में बताया जाता है। हमारा बेका कहता है कि ये मंगोल ट्राइब जो है ये दूसरे मंगोल ट्राइब से काफी ज्यादा खास है, क्योंकि ये मंगोल ट्राइब के लोग ऐसे लोग हैं जो कि अपना एक अलग टाइटल यूज करते हैं। वैसे जितने भी मंगोल्स होते हैं वो सारे के सारे खान का टाइटल यूज करते हैं, उनका जो लीडर होता है उसको खान का टाइटल दिया जाता है, जैसे कि चंगेज खान, लेकिन इसका टाइटल जो है वो यहाँ पर ताइशी का है। इनके जितने भी लीडर्स हैं वो सारे के सारे ताइशी के टाइटल को यूज करते हैं, क्योंकि ये लोग जो थे इन लोगों ने अपने आप को साबित किया था। इन लोगों ने यहाँ पर एक बैटल के अंदर टूमो क्राइसिस के अंदर जहाँ पर इन लोगों ने चाइना के एम्परर को बंदी बना लिया था। मंगोल ट्राइब के इस कबीले ने यहाँ पर चाइना के एम्परर को बंदी बना लिया था और उसके बाद उसको यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया एक समझौते के बाद, जिसके बाद से यहाँ पर इन लोगों को ये हक मिल गया था कि ये लोग अपने लिए ताइशी का टाइटल यूज कर सकें। इन्होंने खुद ही कहा था कि ये हान के टाइटल को यूज नहीं करना चाहते, बल्कि ताइशी के टाइटल को यूज करके अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। और इस वक्त मेरे सामने जो इनका लीडर है उसका नाम ताइशी ताजार है, यानी कि ये एक बहुत ही पावरफुल लीडर है, तो मैं यहाँ पर इसका सर काटने के लिए आया हूँ। इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ताजार उसे कहता है कि यंग वुल्फ तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे स्किल्स इतने काफी नहीं है मुझे मारने के लिए और तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। जबकि हमारा जो बेका होता है वो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर इसको मारने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने स्किल्स के साथ तो इसको बिल्कुल भी नहीं मार पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री की ट्रेनिंग के साथ इसे मारना पॉसिबल नहीं है। तो ताजार बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ आता है, जबकि हमारा बेका सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर इस तरह इस बार मेरे ऊपर डायरेक्ट हिट लगी तो मैं नहीं बच पाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ताजार इस वक्त अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और कहते हैं कि जब मंगोल्स अपने घोड़े के ऊपर होते हैं तब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं उसके अटैक को भी अवॉइड करूं और उसे घोड़े से भी नीचे उतार लूं। तो यहीं पर वो सोचता है अपने बैकग्राउंड का एक सीन जहां पर वो नोमान के साथ बैठा होता है। तो नोमान वहां पर बैटल खत्म करने के बाद उसे कहता है कि क्या तुमने कभी मार्शल आर्ट सीखने के बारे में सोचा है। तो हमारा बेका उसे कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट सीखने की क्या जरूरत है, जबकि मैं यहाँ पर अपनी आर्मी की ट्रेनिंग के साथ इतने लोगों को मार सकता हूँ। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम इतने सारे लोगों को मार सकते हो, लेकिन अगर तुम मार्शल आर्ट सीख लेते हो तो तुम इससे भी ज्यादा लोगों को मार पाओगे, क्योंकि मार्शल आर्ट्स जो है वो यहाँ पर तुम्हारे स्किल्स को पूरी तरह से बाहर निकालेगी। मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा अलग होती है, तुम्हारी इस ट्रेनिंग के अलावा मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा अलग होती है। सिर्फ और सिर्फ बैटलफील्ड के ऊपर तुम अपनी ट्रेनिंग के साथ दुश्मन को नहीं मार सकते, बाज दफा कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो तुमसे डबल पावरफुल होते हैं और उनका एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा होता है और वहां पर तुम्हारी मार्शल आर्ट्स ही तुम्हारे काम आएगी। बेकाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बस यहाँ पर बहाने बना रहे हो, तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर अभी भी तुम्हें अपने स्किल्स के साथ ही हरा सकता हूँ। तो नोमान उसे कहता है क्या तुम शर्त लगाना चाहोगे, अगर मैं यहाँ पर सही कंडीशन में हूँ और अपनी मार्शल आर्ट्स के साथ तुम्हारे साथ फाइट करूँ तो तुम जीत नहीं पाओगे। तो हमारा बेका सोच रहा होता है कि अगर देखा जाए तो मैंने अपने बचपन में मार्शल आर्ट सीखी थी, यानी मेरा फादर मुझे यहाँ पर सिखाने की कोशिश करता था सॉन्ग फैमिली में, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज भी मुझे वो सारी की सारी टेक्निक्स याद हैं। क्या मैं यहाँ पर उन टेक्निक्स को दोबारा यूज करूँ जिनको मैं यूज नहीं करना चाहता। तो हमारा बेका क्या यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को यूज करेगा जो कि उसने सॉन्ग फैमिली में सीखी थी, क्योंकि उसे ताजार का सर तो काटना ही काटना है, राइमी के लिए उसे ये करना ही पड़ेगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मेरा बेका जो था फाइनली वहां पर डिसाइड करता है कि मैं अपनी सॉन्ग फैमिली की मार्शल आर्ट्स को यूज करूंगा ताजार को मारने के लिए, और इसी के साथ ही वहां बेका जो था अपने घोड़े को छोड़ देता है, नीचे उतर जाता है। तो इस बात से मंगोल काफी हैरान होता है। ताजार उसे कहता है ये तुमने क्या कर दिया लड़के, क्या तुम्हें पता है कि बैटलफील्ड के अंदर अपने घोड़े को छोड़ देना ऐसे ही जैसे कि अपना सर कटवाना, क्योंकि घोड़ा छोड़ दिया तो इसका मतलब जाएगा तुम मरने वाले हो। लेकिन हमारा बेका जो होता है वहां पर मार्शल आर्ट्स को यूज करके उसके अटैक्स को अवॉइड करने वाला है। तो ताजार उसे कहता है कि लड़के अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो मरने के लिए हो जाओ। तो जैसे वो भागता वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जबकि हमारा बेका अपनी आंखें बंद करता और कहता है कि मुझे आज भी याद है मैंने कभी इनको ठीक से सीखने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने यहाँ पर उन टेक्निक्स को देखा है, वो मेरी फैमिली की टेक्निक्स है, मेरे फादर कभी इन टेक्निक्स को परफॉर्म किया करते थे, तो मैं यहाँ पर इन टेक्निक्स को यूज कर सकता हूँ। इस ओवरलॉर्ड के खिलाफ मैं इन टेक्निक्स को यूज करके इसको मार सकता हूँ। तो मैं ट्रू मार्शल आर्ट्स को यूज करूंगा जो कि सॉन्ग फैमिली की मार्शल आर्ट्स थी। मैं बस अपने भाई की वजह से इन मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं इन मार्शल आर्ट्स को यूज करता हूँ तो मुझे अपना बड़ा भाई याद आ
जाता है, जिससे मैं बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता, जो मुझे धोखा देकर मुझे अकेला छोड़कर भाग गया था। तो इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है वहीं पर से अपनी तलवार को उठाता है और स्पेशल टेक्निक के साथ सामने की तरफ स्ट्राइक लगाने लगा है। तो जैसे ही घोड़ा भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वो अपनी फैमिली की फुट आर्ट टेक्निक को यूज करता है, वहां पर नीचे की तरफ झुकता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा जो ताजार होता है वो अपने भाले को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, लेकिन बेका बड़ी आसानी के साथ उसकी स्ट्राइक को अवॉइड कर लेता है और वहां पर से अपनी फुट आर्ट को यूज करते हुए पीछे की तरफ घूमता है, जबकि ताजार जो होता है फिर से अपने भाले को घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है, लेकिन बेका बड़ी तेजी के साथ उसके घोड़े के पीछे पहुंच जाता है और उसके घोड़े की पीछे वाली टांगे काट देता है। जब वो उसके घोड़े के ऊपर की टांगों के ऊपर अटैक करता है और साथ ही वो कट जो होता है उसकी चेस्ट के ऊपर भी लगता है और इसी के साथ ताजार भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो फाइनली हमारे बेका ने उसके घोड़े और साथ में ताजार दोनों को वहां पर नीचे गिरा दिया है। तो ताजार की बॉडी के ऊपर कट लगा होता है, उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है और वो कहता है कि लगता है कि मेरा वक्त आ चुका है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज भी होती हैं और ताजार को अच्छी तरह से समझ होती है। तो हमारा बेका उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम पहले बुरी तरह से थक चुके हो, ऊपर से अब यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर इंटरनल इंजरीज हैं, तो ताजार अब चुपचाप यहाँ पर अपना सर कटवा कर मेरे हवाले कर दो ताकि इस फाइट को खत्म किया जा सके। जबकि ताजार उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, पिछली फाइट में तुमने मेरे बहुत सारे लोगों को मारा था, लेकिन तुम यहाँ पर जितना ज्यादा मेरे करीब खड़े हो, मैं इतनी करीब से तुम्हें देखकर तुम और भी ज्यादा यंग लगते हो। मुझे इतना पता था कि तुम यहाँ पर यंग वुल्फ हो, लेकिन इतना नहीं पता था कि तुम्हारी उम्र तो 20 साल से भी कम है। तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर अपने कुछ आखिरी अल्फाज कहना चाहोगे? तो ताजार उसे कहता है कि हाँ मैं आखिरी अल्फाज कहना चाहूंगा, तुम्हारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा घटिया और कमीने लोग हैं। सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर जितने भी यहाँ पर मंत्री और कमीने सियासतदान है वो सारे के सारे घटिया लोग हैं और एक ना एक दिन खुद ही अपनी तबाही की वजह बनेंगे। तुम चाहे उनके लिए कितनी फाइट क्यों ना कर लो, चाहे हम लोगों को कितना ही क्यों ना रोक लो, लेकिन तुम्हारा सेंट्रल प्लेन्स एक दिन तबाह होकर रहेगा। और इसी के साथ ही हमारा बेका उसका सर काट देता है और उसको मार डालता है। तो उसको मारने के बाद हमारा बेका जो होता है वहां पर उन सभी लोगों की तरफ आगे बढ़ता है जहां पर फाइट हो रही होती है। तो खान्स के अंदर यानी मंगोल्स के अंदर जहां पर एक रूल होता है कि जब उनका लीडर मर जाता है तो उनके लीडर के मरने के बाद उनकी आर्मी ना चाहते हुए उन्हें पीछे हटना पड़ता है। जंग वहीं पर खत्म हो जाती है। तो जैसे हमारा बेका जो होता है उसका सर काटकर उन सभी लोगों के सामने लेकर आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा ताइसी ताजार मर चुका है, तो ये फाइट यहीं पर खत्म होती है। तो वो सभी मंगोल जो होते हैं अपनी फाइट को वहीं पर छोड़ देते हैं और सभी लोग वहां से पीछे हट जाते हैं। तो अब जहां पर ताजार को तो मार दिया और हमारा बेका जो होता है वहां पर से अब आगे की तरफ बढ़ता है अपनी फाइट को जल्दी से खत्म करके। उनकी फाइट काफी तेजी के साथ यहाँ पर खत्म हो जाती है और उसके बाद हमारा बेका उस सर को एक थैले में डालकर वहां पर सीधा गवर्नर की तरफ आगे बढ़ता है। तो गवर्नर जो होते हैं उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है, यही समझ लो कि वो आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। उनकी एक टांग कट चुकी होती है और उनकी बॉडी के अंदर काफी सारी तीर और तलवारें लगी होती है, जिसकी वजह से वो बस आखिरी सांसें ही ले रहे होते हैं। तो जो गवर्नर होते हैं हमारा बेका उनके पास आता है तो उसे कहता है कि लड़के तुमने फाइनली कर दिखाया, क्या इसमें ताजार का सर है? तुम्हारा बेका उसे कहता है कि हाँ इसके अंदर ताजार का सर है, मैंने कर दिखाया, मैंने अपने मिशन को पूरा कर दिया। लेकिन गवर्नर आपको देखकर लगता है आपकी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो गवर्नर उसे कहता है कि लड़के तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छे काम किया है। तो हमारा बेका उसे कहता है कि सर क्या आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे? तो वो कहता है कि मेरा सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर उसे बात करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तो हमारा बेका कहता है कि लगता है कि जहाँ पर तीर इसके फेफड़ों के अंदर लगा है, जिसकी वजह से इसको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से ऊपर से इसकी टांग भी कट चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव कर पाएगा, लगता है कि ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो इसी के साथ ही वो देखता है कि वो अपने हाथ को उठाने की कोशिश कर रहा था, शायद कुछ लिखने लगा है। तो हमारा बेका कहता है कि सर आपको हिलने की जरूरत नहीं है, बस शांत बैठे रहे। तो इसी के साथ ही वो अपनी तलवार के साथ ग्राउंड के ऊपर कुछ लिख रहा था, यानी वहां पर यो मोक्जी लिखने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उसकी नई नवेली दुल्हन जिसके साथ उसने भी शादी की थी वो उसके बारे में लिख रहा होता है। तुम्हारा बेका उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, भाभी का मैं पूरा ध्यान रखूंगा, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और इसी के साथ ही गवर्नर उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारा बेका उसे ब्रदर कह के पुकारता है और उसे कहता है कि बिग ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना साथ देने के लिए। जब किसी के साथ ही हमारे जो गवर्नर होते हैं वहां पर हल्का सा मुस्कुराते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। तो मुस्कुराते मुस्कुराते ही गवर्नर की वहां पर डेथ हो जाती है। जबकि हमारा बेका जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने कभी यहाँ पर जनरल मोयोंग को अपना ब्रदर नहीं माना था, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है कि ब्रदर मोयोंग तुम्हारे ब्रदर जो है वो तुम्हारे पास आ रहे हैं, क्योंकि जनरल जो थे यानी गवर्नर जो थे वो भी तुम्हें अपना ब्रदर मानते थे और जब तुम्हारे पास आ रहे हैं तुम दोनों अब दोबारा एक दूसरे के साथ होगे। जबकि यहीं पर से वो स्नेक वाला जो होता है वोनचेंग का बंदा वो निकल आता है और उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर हमारे प्लान को खराब कर दिया, तुमने ताजार को मारकर हमारे सारे के सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया और अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो यहाँ पर तलवार लेकर आगे बढ़ता है तुम्हारा बेका कहता है कि इस टेक्निक को तुम्हें पहले भी देख चुका हूँ, जैंग मासू ने इसी टेक्निक को यूज किया था, इसका मतलब यह कि ये जैंग मासू का आदमी है। तो जब वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है इसी के साथ ही
हमारा बेका सोच रहा होता है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची कि मैं अपने वेपन को उठाकर इसके ऊपर अटैक कर सकूं, क्योंकि हमारे बेका के पास इस वक्त वेपन कोई नहीं होता, उसके पास उसकी तलवार नहीं होती। तो इसी के साथ ही वो जो होता है वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंच जाए। इतनी देर में साइड के ऊपर से मास्टर जैंग निकल आते हैं। तो गवर्नर जैंग वहां पर जनरल जैंग वहां पर आने के बाद अपने लोगों से कहते हैं कि अटैक करो, उस बंदे के ऊपर अटैक करके उसको मार डालो। सभी लोग वहां पर अटैक करते हैं, वहां पर तीरों की बरसात होती है, काफी सारे तीर उड़ते हुए सीधे उस वोन चैंग के बंदे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वोन चैंग का वो बंदा जो होता है वो भी कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये कमीना यहाँ पर मुझे मारने के लिए ऑर्डर क्यों दे रहा है। तो इसी के साथ ही वो सारे एरोज जो होते हैं उसकी बॉडी के अंदर आकर लगते हैं और वो बंदा वहीं पर मर जाता है। तो हमारा बेका जो होता है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। तो बेका कहता है कि ये क्या, इस बंदे को किसने मार डाला, क्या किसी ने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया है। तो जनरल जैंग वहां पर आता है और उसे कहता है तो लड़के तुम अभी तक जिंदा और ऊपर से तुमने यहाँ पर ताजार का सर भी काट दिया, तुमने बहुत ही अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। तो अपनी सोल्जर्स की टुकड़ी को लेकर वहां पर पहुंचते हैं और आने के बाद कहते हैं कि सभी लोग जाओ, जाकर बॉडीज को क्लीन अप करो, जितने सोल्जर्स मरे उन सभी की बॉडीज को वापस लेकर जाना है। तो हमारा बेका जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि ये कमीना, इसकी बॉडी को देखो, इसकी बॉडी के पर एक चोट का निशान नहीं, इसका मतलब यह है कि ये फाइट का हिस्सा था ही नहीं, इसका मतलब यह है कि ये अभी यहां पर पहुंचा है, ये फाइट में आया ही नहीं। अगर ये फाइट में आया होता तो फिर यहां पर इसकी भी फाइट होती और ये भी जख्मी होता। मुझे लगता है कि ये फाइट शुरू होने से पहले भाग गया होगा और ऊपर से इसने इस बंदे को इसलिए मारा है ताकि ये सबूत मिटा सके। मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ इसका पहले से समझौता होगा और अगर यहां पर इसको जिंदा छोड़ देता तो ये इसके बारे में बता सकता था। इसी वजह से इसने वोन चैंग के इस आर्मी के सोल्जर को भी मार डाला है। तो हमारा बेका उसे कहता है कि जनरल आप यहां पर इतने लेट क्यों पहुंचे हैं, क्या आप यहाँ पर गद्दार हैं। तो जनरल उसकी बात सुनने के बाद पहले तो खामोश होता है, फिर साथ उसे कहता है कि तुम मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई गद्दारी की है। तो बेका उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर गद्दारी नहीं की तो और क्या किया है, तुम्हें यहाँ पर क्लियर ऑर्डर्स दिए गए थे कि तुम्हें गवर्नर के साथ यहाँ पर आकर फाइट करनी है, तुम्हें यहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स बननी थी, लेकिन गवर्नर की हालत देखो, गवर्नर मर चुके हैं, उनकी पूरी टुकड़ी मर चुकी है, लेकिन तुम सही सलामत यहाँ पर बाद में पहुंच रहे हो, इसे गद्दारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो जनरल उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं यहाँ पर लेट पहुंचा हूं, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर एक मरने वाले इंसान को प्रोटेक्ट करूं जो कि वैसे भी यहाँ पर मरने वाला था। ग्रैंड मार्शल की आर्मी के जितने भी लोग हैं उन सभी के ऊपर तो पहले से गद्दारी का इल्जाम लग चुका है, यानी कि उन सोल्जर्स को जहां पर भी देखा जाएगा उन सभी को मार दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पर अगर मैंने इसके साथ थोड़ी सी गद्दारी कर ली तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। तो बेका जो बात सुनती बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 35 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बेका क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि ग्रैंड मार्शल और राइमी दोनों की जान बहुत बड़े खतरे में है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जनरल जो होते हैं वहां पर गद्दारी तो करते हैं, लेकिन हमारा बेका जो होता है जब उसे पता चलता है, क्योंकि जनरल जो होता है उसे सारी बात बता देता है कि गवर्नर के ऊपर यानी ग्रैंड मार्शल के ऊपर जो गद्दारी का इल्जाम लग चुका है और इस वक्त उसकी पूरी की पूरी फैमिली और उसके नीचे जितनी भी आर्मी है सभी के ऊपर गद्दारी का टैग लग चुका है, जिसमें तुम भी शामिल हो, क्योंकि तुम जहां पर ग्रैंड मार्शल की आर्मी का हिस्सा और तुम उसके बेटे और तुम उसकी फैमिली का हिस्सा हो तो फिर तुम्हारे पर भी यही इल्जाम है। तो क्या तुम यहाँ पर कुछ कर पाओगे? आप बताओ कि यहाँ पर तुम क्या करोगे। मैं यहाँ पर अगर गद्दारी कर दी तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, जबकि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर गद्दारी का इल्जाम है। तुम्हारा बेका कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर बकवास नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर तुम्हें सीधे से बताता हूँ कि नए एम्परर जैंग मासू ने नया एम्परर बनने के साथ ही यहाँ पर पहला ऑर्डर जारी किया जिसमें उसने यहाँ पर ग्रैंड मार्शल के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया है। और अब जबकि उसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम है तो तुम्हें पता ही है कि गद्दारी का इल्जाम क्या होता है, सजाए मौत होती है। तुम्हारा बेका बड़ी तेजी के साथ वहां से वापस की तरफ भागना स्टार्ट करता है ताकि वापस जाकर राइमी को बचा सके, क्योंकि हमारे बेका को पता होता है कि अगर यहाँ पर गद्दारी का इल्जाम लगा है तो फिर यहाँ पर उनके ऊपर तो अटैक हो रहा होगा, इस वक्त उन्हें मारने की कोशिश की जा रही होगी और हो सकता है कि यहाँ पर राइमी की जान खतरे में हो, तो क्योंकि एम्परर तो मर चुके हैं। तो हमारा बेका जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता वापस की तरफ जा रहा होता है, जबकि हमारे बेका से वहां से चले जाने के बाद अब ये जो जनरल जैंग होता है, जनरल जैंग वहीं पर से आगे बढ़ता है, जाकर देखता है कि वहां पर सामने गवर्नर बैठे होते हैं। तो गवर्नर की डेड बॉडी के पास जाता है, उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम्हारे चेहरे को देखो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, इसका मतलब यह है कि मरते वक्त तुम्हें कोई पछतावा नहीं था, तो मेरे दोस्त प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लेकिन खैर अब तुम जबकि मर चुके हो तो फिर तुम्हारे मरने के ऊपर क्या अफसोस करना, जबकि मुझे तुम्हारी पोजीशन मिलने वाली है, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह के ऊपर गवर्नर बनकर राज करूंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि लेकिन प्लीज यहाँ पर मुझे मरने के बाद टॉन्ट मत करना, ना ही मुझे गोश्त बनकर आकर डराना, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं जानता था कि ये सब कुछ हो जाएगा और यहाँ पर इतने सारे लोग मारे जाएंगे। मुझे तुम्हें मारने की ऑफर दी गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी आर्मी की टुकड़ी को लेकर
लेकर यहाँ पर पहुंचा ही नहीं, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर तुम बच जाओगे, मुझे तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि एंड के पर तुम फिर भी यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब मैंने यहाँ पर यंग मास्टर सॉन्ग को देखा, कैसे वो यहाँ पर मंगोल की आर्मी के बीचों बीच घुस गया, कैसे उसने जाकर ताजार से फाइट की और जाकर ताजार का सर काटा, और कैसे यहाँ पर वो जिंदा बचकर वापस आ गया। मुझे देखने के बाद काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ और मुझे लगता है कि वो लड़का आगे जाकर बहुत कुछ हासिल कर सकता है। वो लड़का आगे जाने के बाद काफी कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन उस लड़के का भविष्य तो यहाँ पर ग्रैंड मार्शल के साथ दांव पर लगा हुआ है। ग्रैंड मार्शल के ऊपर गद्दारी का इल्जाम, इस लड़के के ऊपर भी गद्दारी का इल्जाम है, और मैंने यहाँ पर उस लड़के को डायरेक्टली ग्रैंड मार्शल के पास भेज दिया, जहां पर आर्मी जो है उसके ऊपर अटैक कर रही है। रॉयल आर्मी जो है उस वक्त ग्रैंड मार्शल को मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन वो लड़का बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आने वाला है। तुम और तुम्हारे साथ साथ जनरल मोयोंग तीनों अब यहाँ पर दूसरी दुनिया में जाकर एक दूसरे से मिल सकते हो। कहीं पर से नेक्स्ट सीन में फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है कि ग्रैंड मार्शल जो है वो अपनी आर्मी को लेकर फोर्ट्रेस के अंदर चले गए थे, और रॉयल आर्मी जो होती है वहां पर फोर्ट्रेस चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, ताकि वो जाकर ग्रैंड मार्शल को बाहर निकाल सके। लेकिन ग्रैंड मार्शल की आर्मी जो होती है ऊपर से तीरों के साथ उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जो लोग भी ऊपर चढ़ते हैं उन सभी को वहां पर तलवारों से मारकर नीचे फेंक देते हैं, ताकि कोई भी ऊपर ना चढ़ सके। तो इसी के साथ एक सोल्जर को दिखाता है कि वो ऊपर चढ़ चुका होता है, और जैसे ही वो ऊपर चढ़ चुका होता है इसी के साथ ही वहां पर से ग्रैंड मार्शल निकलते हैं। ग्रैंड मार्शल वहां पर आने के बाद उसका हाथ ही काट देते हैं, जिसके साथ वो दीवार के साथ लटका होता है, और वो बंदा जो होता है वहां पर से नीचे गिरकर मर जाता है। तो ग्रैंड मार्शल अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम सभी लोग राइटियस बात के ऊपर, हम सभी लोग सही रास्ते के ऊपर, और सभी लोग यहाँ पर हमारे पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर हमें मार नहीं सकते। क्या तुम सभी लोग यहाँ पर अपने आप को बचाना चाहते हो? सर्वाइव करने के लिए हमें यहाँ पर इन सभी को मारना पड़ेगा। इसी तरफ यहाँ पर इन ग्रीन कपड़े वालों की स्क्वाड को भी दिखाया जाता है, वोनचैंग की आर्मी, जो कि यहाँ पर स्पेशली मास्टर जैंग मासू के लिए काम करती है। तो मास्टर जैंग मासू की अपनी डार्क सोल्जर्स की आर्मी जो होती है यहाँ पर खड़ी होती है। यहाँ पर इन लोगों में से एक बंदा जो होता है वो अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर खुद आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत सारे रॉयल आर्मी के लोग मारे गए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इन सभी को पीछे हटाकर डार्क डिवीजन को खुद आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मेरी बात हुई थी एल्डर के साथ, और एल्डर ने यहाँ पर जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के मुताबिक डार्क डिवीजन को खुद आगे बढ़ना है और जाकर ग्रैंड मार्शल का सर काट कर लाना है। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो कैप्टन फिर यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर प्रमोट करके कमांडर बना दिया जाएगा, यानी तुम्हारी पोजीशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि आगे जाकर तुम्हें एक एल्डर की पोजीशन दे दी जाए। तो इसी वजह मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ये सोच समझकर ही फैसला करना चाहिए। तो क्या तुम यहाँ पर ये करना चाहते हो, या फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी डार्क डिवीजन को आगे लेकर जा सको? तो ये बात सुनते ही कैप्टन उस लड़के को गले से पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मुझसे इस तरह की बकवास करने की? तुम्हें लगता है कि तुम एक एल्डर के साथ रहते हो तो तुम उसके पालतू कुत्ते बन गए हो, तो हम लोग भी यहाँ पर किसी एल्डर के पालतू कुत्ते बन जाएंगे। हमें यहाँ पर जो ऑर्डर्स मिले हैं वो जैंग सामा से डायरेक्टली मिले हैं, फिर हमें यहाँ पर तुम्हारी बात मानने की क्या जरूरत है? जबकि वो लड़का उसे कहता है कैप्टन ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझे मार डालोगे तो फिर तुम्हें एल्डर को जवाब देना पड़ेगा, और क्या तुम वाकई में यहाँ पर एल्डर को इस बारे में जवाब दोगे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि एल्डर की पोजीशन हमारे सेक्टर के अंदर कितनी खास है, और अब जबकि जैंग मासू ने एम्परर बन चुके हैं तो वो भी उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो तुम यहाँ पर अगर मुझे मार डालोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इतने सारे स्किल्स होने के बावजूद भी अभी तक तुम सिर्फ और सिर्फ डार्क शैडोज डिवीजन के कैप्टन हो, अभी तक तुम यहाँ पर इनके कमांडर नहीं बन पाए। वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुम यहाँ पर ऑर्डर्स को ठीक तरह से फॉलो नहीं करते। तुम एक डरपोक इंसान हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, इसी वजह से तुम यहाँ पर ठीक तरह से फैसला नहीं ले पाते। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और मैं एक डरपोक इंसान हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जैंग मासू ने मुझे स्क्वाड का कैप्टन क्यों बनाया था? क्योंकि मैं यहाँ पर लोगों को मारने का माहिर हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से किसी को भी मार सकता हूँ। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि मुझे फिलहाल के लिए जाने दो, मैं जाकर एल्डर से इस बारे में बात करूंगा, एल्डर से बात करके तुम्हें प्रमोशन दिलवाने के बारे में बात करूंगा, जिससे एल्डर जो है वो जैंग सामा से बात करेंगे और तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर प्रमोशन चाहिए? मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं स्क्वाड का हिस्सा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लोगों को मारना पसंद है और यही मेरा काम है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब जाओ, जाकर अगली लाइफ में एल्डर के पास जाकर उसे बताना कि मैंने यहाँ पर तुम्हें किस तरह से मारा है। और साथ ही वो उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो लोग क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं तो वहीं पर से वो लड़का नीचे गिरकर मर जाता है। तो कैप्टन कहता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग अगर यहाँ पर जैंग सामा के साथ रहेंगे तो फिर जैंग सामा कभी यहाँ पर पूरी तरह से चाइना का एम्परर नहीं बन पाएगा, उसे यहाँ पर हमारे जैसे लोगों की जरूरत है जो लोग यहाँ पर मारने में हिचकिचाए नहीं और सही वक्त के ऊपर आगे बढ़कर अटैक करें। तो इसी के साथ एक लड़का भागता वहां पर आता है और उसे कहता है कैप्टन मेरे पास एक मैसेज आया। तो कैप्टन उस मैसेज को पढ़ता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ताजार मर चुका है, हमारे प्लान फेल हो चुके हैं, जोंग इल वान की आर्मी खत्म हो चुकी है और वहां पर जितनी भी रिइंफोर्समेंट्स थी उनमें से कोई भी यहाँ पर आकर ग्रैंड मार्शल के साथ नहीं देने वाला। तो ये मैसेज पढ़ने के बाद वो कहता है कि इसका मतलब यह
है कि ग्रैंड मार्शल की जो उम्मीद थी कि वहां पर उस बैटलफील्ड के ऊपर से जिस आर्मी ताजार को मारने के लिए गई है वहां से बचे कुछ सोल्जर उसकी मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन अब वहां पर से कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन उन लोगों का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्लान फेल हो गया क्योंकि ताजार मर चुका है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर ताजार का साथ दिया था और वो लोग चाहते थे कि ताजार जिंदा बचे, उसके साथ उन्होंने कोई डील की हुई थी। तो हमारा कैप्टन जो था वो सोच रहा था कि अगर ये मैसेज मुझे मिला है तो इसका मतलब यह है कि यही सेम मैसेज दूसरी तरफ से ग्रैंड मार्शल को भी मिला होगा। और वाकई में सेम टाइम के ऊपर ग्रैंड मार्शल को भी एक मैसेज मिलता है जिसके अंदर उसे बताया गया होता है कि कोई भी रीइंफोर्समेंट्स नहीं आने वाली। तो ग्रैंड मार्शल ये बात सुनते ही जल्दी से भागता हुआ अपनी फैमिली की तरफ जाता है ताकि अपनी फैमिली को लेकर वहां पर से भाग सके। अब क्योंकि जहां पर उसके पास उम्मीद की कोई किरण नहीं बची तो वहां पर से भाग जाता है। तो ये बात कैप्टन जो होता है जब वहां पर से ग्रैंड कमांडर को भागते हुए देखता है तो वो कहता है कि लड़कों तैयार हो जाओ, हमें जहां पर ग्रैंड मार्शल की दुखती राख मिल चुकी है, अब हम शिकार करने के लिए निकलेंगे। वक्त आ चुका है ग्रैंड मार्शल की दुखती राख के ऊपर पांव रखने का। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 36 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग वाकई में जाकर ग्रैंड मार्शल को डर दबोचेंगे या फिर उससे पहले हमारा बेखा पहुंच जाएगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंड मार्शल को वहां पर मैसेज मिलता है और वो जल्दी से भागता हुआ अपनी फैमिली को निकालने के लिए वहां पर से चला जाता है। तो यहीं पर उसके कासल के पीछे वाली साइड का सीन दिखाते हैं जहां पर वो राइमी से कह रहा होता है कि बेटा तुम्हें यहाँ पर से जाना होगा। तो राइमी उसे कहती है कि नहीं, मैं आपको यहाँ पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, और वैसे भी सॉन्गबेक यहाँ पर जल्दी वापस आने वाला है, मैं यहीं पर रुककर उसका इंतजार करूंगी। तो ग्रैंड मार्शल उसे कहता है कि सॉन्गबेक कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ पर एक मैसेज मिला है कि ताजार को मारने के लिए जो लोग वहां पर गए थे उनकी पूरी की पूरी आर्मी पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है, सभी लोग मर चुके हैं, कोई वापस नहीं आएगा। तो राइमी जो होती है ये बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है। तो फादर उसे कहता है कि वो वापस नहीं आने वाला, अब तुम्हें यहाँ पर से जाना होगा। जबकि इसी के साथ ही डार्क स्क्वाड के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो डार्क स्क्वाड के लोग वहां पर आने के बाद कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है। ग्रैंड मार्शल भी यहाँ पर, उसकी भी एक कमजोरी है और वो यहाँ पर अपनी बेटी को भगाने की कोशिश कर रहा है। जबकि ग्रैंड मार्शल कहता है कमीने कहीं के जैंग के कमीने जहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या करने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ पर गद्दारों को पकड़कर मारने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि हमारा बेका बैटलफील्ड के ऊपर पहुंच जाता है। वो सामने वाली साइड से आगे बढ़ रहा होता है और वहां पर रास्ते में उसके जितने भी लोग आते हैं उन सभी सोल्जर्स को मारते मारते वो आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो इकलौता अकेला वहां पर नीचे होता है। रॉयल आर्मी के सभी सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हमारा बेके की हालत भी काफी खराब हो जाती है, उसका बाजू जख्मी होता है और साथ ही यहाँ पर बेका को सांस चढ़ा होता है क्योंकि वो पीछे से बैटल करके आया और थका हुआ है। और सभी लोग कहते हैं कि ये लड़का जख्मी है, अब यहाँ पर अपने लेफ्ट आर्म को यूज नहीं कर सकता, सभी लोग मिलकर अटैक करो, हम जहाँ पर इस लड़के को इस जगह के ऊपर मार डालते हैं। तो वहां पर काफी सारे लोग होते हैं जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर रखा होता है। सभी लोग इस बार मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा बेका कहता है कि इसी तरह चलता रहा तो फिर मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा, और इस बार यहाँ पर सामने से काफी सारे लोग निकल कर आते हैं। तुम्हारा बेका कहता है कि राइमी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था लेकिन मैं खुद यहाँ पर अब मरने वाला हूँ। तो जैसे वो सभी लोग उसके करीब पहुंचते हैं, इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है वो हैरान होता है क्योंकि पीछे से उनके ऊपर भालू के साथ अटैक होता है, कोई अपने भाले थ्रो करता है और उन सभी लोगों को मार डालता है, तो वो सभी लोग वहीं पर गिर जाते हैं। तुम्हारा बेका जो होता है वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है कि कौन उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया। तो पीछे देखता है तो वाइस कैप्टन अपने साथ अपनी बची कुची आर्मी की टुकड़ी को लेकर वहां पर पहुंचा होता है और वो उसका साथ दे रहा होता है। तो वाइस कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, और साथ ही वो अपने कैप्टन से कहता है कैप्टन क्या हो गया, आप यहाँ पर फिर से हमें अकेले छोड़कर क्यों आ गए? पिछली बार भी आपने ऐसे किया था, आप अकेले वहां पर चले गए, तो इस बार भी आप अपनी टुकड़ी को पीछे छोड़कर आ गए हैं, क्या आपको यहाँ पर बहादुरी दिखाने का कुछ ज्यादा ही शौक है? तुम्हारा बेका कहता है बेवकूफो, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो इसका मतलब है कि तुम सभी लोग भी यहाँ पर गद्दारी कर रहे हो, क्योंकि मैं एक गद्दार का बेटा हूं और तुम सभी लोगों के ऊपर भी इल्जाम लग जाएगा। और इसी के साथ ही वाइस कैप्टन से कहता है कि वहां पर अब खड़े खड़े इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ। और साथ ही फर्स्ट लीडर उसके सामने अपना हाथ करता है और कहता है कि जल्दी से घोड़े के ऊपर बैठो, हम तुम्हें पीछे छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तुम्हारा बेखा जो होता है वहां पर खड़ा सोच रहा होता है कि क्या करूं, क्या मुझे इनके साथ जाना चाहिए? तो फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि सर जल्दी से बैठ जाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो इसी के साथ बेखा उसका हाथ पकड़ता है, घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है, कहता है ये सभी बेवकूफ तो यहाँ पर वाकई में गद्दारी करने को भी तैयार हैं। तो ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहीं पर से वो उसे कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर चैंगपियोंग फोर्ट्रेस तक लेकर जाएंगे और वहां तक पहुंचाएंगे ताकि तुम जाकर अपनी फैमिली से मिल सको। हमारा बेका अपनी आर्मी को लीड करते हुए वहां पर से सीधा फोर्ट्रेस के अंदर चला जाता है, जहां पर जनरल जो होता है उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तो फाइनली यहाँ पर हमारी रीइंफोर्समेंट्स आ ही गई हैं, बताओ कि क्या तुम्हारे पीछे और भी आर्मी आ रही है? तुम्हारा बेका उसे कहता
कहता है कि प्लीज माफ करना, लेकिन हम लोग जितने हैं बस इतने ही है, इसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा और इसके अलावा यहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स नहीं आने वाली। तो ये बात सुनने के बाद जनरल काफी हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर मरने वाले हैं। लगता है कि वहां पर तुम्हारी जो बैटल हुई थी ताजार के साथ वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिसमें सिर्फ इतने ही लोग सर्वाइव कर पाए हैं। तो हमारा बेका उसे कहता है कि मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो यहाँ पर हाइड्यू पार्क यानी कि उस जगह के ऊपर जहाँ पर ताजार से फाइट हुई थी, जितनी भी फोर्सेस थी वो सारी की सारी वाइप आउट हो चुकी है, उनमें से ज्यादातर लोग तो वहीं पर मर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। सभी सोल्जर्स वहां पर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग अब यहीं पर इसी जगह के ऊपर मरने वाले हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि कोई हमें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। और पहले जहाँ पर ग्रैंड मार्शल भी जा चुके हैं। जनरल भी वहां पर सोच रहे होता है कि हमारे सभी के सभी सोल्जर्स डीमोटिवेट हो चुके हैं, उन्हें यहाँ पर जिंदा बचने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। हमें तो लगा था कि रीइंफोर्समेंट्स यहाँ पर आएंगे और हमें बचा लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर पीछे से कोई रीइंफोर्समेंट्स आने ही नहीं वाली हैं। जबकि हमारा बेका उनसे कहता है कि फिलहाल करी यहाँ पर रीग्रुपिंग के बारे में सोचते हैं, हम सभी लोग यहाँ पर लियाओ डाओ की जितनी भी आर्मी यहाँ पर पहुंची है उन सभी के साथ रीग्रुप होते हैं। मेरी स्क्वाड जो अभी यहाँ पर पहुंची है वो तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर करेगी और हम सभी लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे। तो वाइस कैप्टन वहां पर आगे बढ़ता है तो वो लोग कहते हैं कि देखो तो जरा इन सभी बच्चों को देखो, ये सभी के सभी यहाँ पर काफी ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, जबकि उन सभी को पता है कि यहाँ पर से बचकर निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लगता है कि इसने यहाँ पर अपनी आर्मी को बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन सिखाया है, क्योंकि ये ग्रैंड कमांडर का सक्सेसर है, तो मुझे लगता है कि इसे भी तो आगे जाकर एक ग्रैंड कमांडर ही बनना था। लेकिन खैर अब यहाँ पर वक्त नहीं है और वैसे भी यहाँ पर अब इनके पास जो मौका था वो खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि तुमने अपने अपने जो जितने भी सोल्जर्स हैं सभी को बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन दिया है। तो हमारा बेका उसे कहता है कि जनरल माँ मुझे एक बात तो बताए, क्या लेडी राइमा क्या वो ठीक है? लेडी राइमा का क्या? तो वो उसे बताता है कि लेडी राइमा इस वक्त बैक पैलेस की साइड के ऊपर है, ग्रैंड कमांडर उसे वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा बेका बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ बैक पैलेस की तरफ जाता है। वहां पर जाने के बाद वो कहता है कि जहां पर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें वहां पर जाने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। उस बस उसे इतना पता चलता है कि जहां पर शायद कोई फाइट हुई थी। तो लेडी राइमा और उसके फादर जो है यहाँ पर इस वक्त भाग रहे हैं, डार्क शैडो स्क्वाड उसका पीछा कर रही है और वो लोग जंगल में भागकर चले गए हैं। बेका वहां से राइमी को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी आर्मी से कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम लोग जहाँ पर मेरा साथ दोगे और जहाँ पर रॉयल आर्मी के खिलाफ खड़े हो गए तो फिर तुम सभी लोगों को गद्दारी का टैग दे दिया जाएगा और तुम सभी लोगों को जहाँ पर भी देखा जाएगा मार दिया जाएगा। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या तुम ये करना चाहते हो? तो फर्स्ट कमांडर से कहता है कि मैं यहाँ पर एक गद्दार की मौत मरना पसंद करूंगा, ना कि इसके कि मैं यहाँ पर अपने कैप्टन को मरने के लिए छोड़ दूं। मैं यहाँ पर गद्दार की मौत मरना ही पसंद करूंगा। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोगों ने फैसला कर लिया है, हम लोग यहाँ पर गद्दार की मौत मरने को तैयार हैं। तुम्हारा बेका कहता तो फिर ठीक है, तुम सभी लोग यहाँ पर इस मिशन को संभालो, जबकि जहाँ पर तुम सभी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी बात पता है ना कि मैं तुमसे क्या कहता हूँ। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि जी सर, हमें पता है कि आप यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या कहते हैं कि हम सभी को जिंदा बचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप को जिंदा बचाना है, फिर चाहे हमें कोई भी तरीका क्यों ना यूज करना पड़े। तो इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है उनसे कहता तो फिर ठीक है, तुम सभी लोगों से लियाओ डोंग में मिलूंगा, जितने लोग भी बच जाएंगे वो सभी लोग वहां पर आकर मुझे मिलना। और इसी के साथ हमारा बेका वहां से चलने लगता है। तो जनरल माओ से कहते हैं कि लड़के तुम्हें हमारे साथ ही चलना चाहिए, हम सभी लोग भी तो यहाँ पर से लियाओ डोंग की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें पता है कि लेडी राइमी के साथ इस वक्त ग्रैंड मार्शल है। ग्रैंड मार्शल जितना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तो कोई है ही नहीं, इस पूरे कंट्री में ग्रैंड मार्शल को कौन हरा सकता है। तुम्हारा बेका उनसे कहता है कि मुझे पता है कि ग्रैंड मार्शल क्या कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर उनके पीछे जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके पीछे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाकर कुछ ना कुछ कर सकता हूँ और वहां पर उनके साथ कुछ बुरा फील हो रहा है, मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। तुम्हारा बेका जो होता है वहां पर भागते भागते जंगल की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है तो वहां पर उसे कुछ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं जो कि सोल्जर्स की होती हैं, जो कि कमांडर के साथ ही होंगी। तो वो वहां पर देखता है और कहता है कि इन सभी लोगों को लगता है कि किसी ना किसी ने तो मारा है, लगता है कि डार्क शैडो क्लैन के लोग उनका पीछा कर रहे हैं, यानी कि वही टैटू है लोग जिन लोगों की बॉडी के ऊपर वो स्नेक का टैटू है। तुम्हारा बेका जो होता है जब वहां पर उन डेड बॉडीज को चेक कर रहा था और सोच रहा था कि आखिर इन सभी लोगों को किसने मारा होगा, वहीं पर साइड के ऊपर नैनी बैठी होती है। नैनी की हालत भी काफी खराब होती है, नैनी उसे आवाज देती है। तो बेका भागता हुआ उसके पास जाता है और कहता है नैनी नैनी क्या आप ठीक हैं? तो नैनी उसे कहती है कि देखो तो जरा, इतने सालों के बाद तुम्हें देख रही हूं और तुम अब कितने ज्यादा बड़े हो चुके हो, तुम तो बिल्कुल एक यंग कमांडर की तरह लग रहे हो। राइमी के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके फादर यानी ग्रैंड मार्शल उसके साथ हैं और काफी सारे सोल्जर्स भी उनके साथ हैं, वो सेफ होंगे। लेडी राइमी जहां पर से जाना नहीं चाहती थी, वो तुम्हारा यहीं पर रुककर इंतजार करना चाहती थी, लेकिन जब हमें मैसेज मिला हमें पता चला कि वहां पर ताजार को मारने के लिए जितनी भी आर्मी गई थी वो सारे के सारे लोग मर चुके हैं। तो उसके बाद राइमी जो है वो रोते रोते अपने फादर के साथ यहाँ पर से चली गई और तुम्हें जिंदा देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 37 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा बेका राइमी को बचा पाएगा या नहीं।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी नैनी जो होती है वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ी होती है और साथ ही हमारे बेखा से बात करते हुए उसे सारी बात बताती है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है और लेडी को लगता है कि तुम मर चुके हो, इसी वजह से अपने फादर के साथ यहाँ पर से चली गई हैं। तुम्हारा बेखा जो होता है वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पर इसकी हालत बहुत बुरी है, इसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही गहरा काटा और ये नहीं बच पाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी है। तो नैनी उसे कह रहा है कि मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाली हूँ, जल्दी से उनके पीछे जाओ। मुझे लगता है कि वहाँ पर वो सोल्जर्स जो उनका पीछा कर रहे थे वो ग्रीन कपड़ों वाले वो बहुत खतरनाक है और ग्रैंड मार्शल अकेले उनका सामना नहीं कर पाएंगे। साथ ही नैनी उसे कहता है कि मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब तुम पहली बार हमारी फैमिली में लाए गए थे। उस वक्त जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त राइमी की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा था और मुझे पता था कि आगे जाकर क्या होने वाला है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा और रूड बिहेव करती थी। इसके लिए प्लीज बच्चे मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे इतना पता था कि एक ना एक दिन तुम जहाँ पर एक बहुत ही यंग और एक बहुत ही कमाल के इंसान बनोगे। अब देखो तो जरा, तुम जहाँ पर इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब एक बहुत ही कमाल के इंसान बन चुके हो, अब तुम एक ट्रूली यंग मास्टर बन चुके हो, लेडी राइमी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर तुम यहाँ पर ग्रैंड मार्शल के बेटे नहीं बन पाते तब तुम यहाँ पर उसके दामाद जरूर बन जाओगे। नैनी जो होती है वहां पर मरने से पहले बस उसे इतना ही कहती है कि राइमी का ख्याल रखना और वहीं पर नैनी मर जाती है। तो हमारा बेखा जो होता है वहां पर नैनी की आंखें बंद करता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन खैर यहाँ पर मरने से पहले तुमने सारी की सारी रिजेंटमेंट निकाल दी और मैं भी यहाँ पर तुमसे अब नफरत नहीं करता। मैं यहाँ पर वापिस आऊंगा, एक बार मैं लेडी राइमी को सही सेफ जगह के ऊपर पहुंचा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर एक सेफ जगह के ऊपर दफनाने के लिए जरूर आऊंगा, फिलहाल के लिए मुझे जाना होगा। तुम्हारा बेखा जो होता है वहां पर से आगे बढ़ जाता है, वो भी उनके पीछे भागना स्टार्ट करता है ताकि जाकर राइमी को ढूंढ सके। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर 3-4 वॉरियर्स जो होते हैं वहां पर ग्रैंड कमांडर के साथ फाइट कर रहे होते हैं और ग्रैंड कमांडर क्योंकि ग्रैंड कमांडर है और मार्शल है, काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, तो वो सभी सोल्जर्स जो होते हैं उसके सामने टिक नहीं पा रहे होते और वो कहता है कि बुड्ढे घूसट गए क्या, मर क्यों नहीं जाते, कितनी देर से हम तुम्हारे साथ फाइट कर रहे हैं, हमारे कितने लोग यहाँ पर मारे गए हैं, लेकिन तुम हो कि यहाँ पर टस से मस नहीं हो रहे। तो ग्रैंड कमांडर वहीं पर से अपनी तलवार को उठाते, अपनी रॉयल आर्मी की स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उनके ऊपर कट लगाते हैं और तीनों वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो उनके गिरने के बाद उनकी हालत खराब होती है। तो ग्रैंड कमांडर उनसे कहते हैं क्या हो गया, क्या इतने में तुम्हारी बस हो गई है। तो एक वॉरियर जो होता है वो सोच रहा होता है कि हमने यहाँ पर जिस बंदे से सामना किया है वो बंदा यहाँ पर ग्रैंड मार्शल है, यानी कि इस वक्त मिलिट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान के साथ हमारा सामना हुआ है। जब किसी के साथ उनका कैप्टन उसके पीछे पहुंच जाता है तो कैप्टन वहां पर आने के बाद उनसे कहता है कि बेवकूफो, जल्दी से उठो और दोबारा से अटैक करना स्टार्ट करो, तुम्हें पता ना कि जैंग सामा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले। और वाकई बढ़कर ग्रैंड मार्शल के ऊपर अटैक करता है तो ग्रैंड मार्शल उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। तो कैप्टन उसे कहता है ग्रैंड मार्शल अब बस भी करो, तुम कब तक यहाँ पर रेजिस्ट करोगे, तुम बुढ़े हो चुके हो, तुम्हारे रिटायर होने का वक्त हो चुका है। जबकि ग्रैंड मार्शल उसे कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर सांपू के बीच में एक भेड़िया भी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने हार मान दूंगा, और उसे पीछे की तरफ झटका देते हैं जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। लेकिन ग्रैंड मार्शल की तरफ भी दिखाता है कि उसका हाथ भी बुरी तरह जख्मी होता है। तो उसकी बेटी चिल्लाकर उसे कहती है फादर फादर क्या आप ठीक हैं। तो फादर उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा रोज का काम है, बैटलफील्ड में जख्मी होना तो एक वॉरियर के लिए बहुत ही आम सी बात है। तो कैप्टन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर हमारे ग्रैंड मार्शल कैसे यहाँ पर अपने आप को मोटिवेशन दे रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर हमारी आर्मी को इतने सालों तक लीड करते रहे और तुम एक ग्रैंड मार्शल होने के लायक हो, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, तुम्हारे रिटायर होने का वक्त है, चुपचाप यहाँ पर मर क्यों नहीं जाते। क्योंकि जैंग सामा नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ पर पुरानी आर्मी का बंदा जिंदा रहे जो कि आगे जाकर उसके लिए खतरा बन सकता है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर उनके और भी ज्यादा लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रैंड मार्शल कहते हैं कि यहाँ पर तो इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, ये पहले से भी ज्यादा हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास रीइंफोर्समेंट्स नहीं है और इसके पास ज्यादा लोग हैं, फिर हमारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, वक्त आ चुका है कि राइमी को यहाँ पर से निकाला जाए। जबकि कैप्टन उसे कहता है कि डोंग बैंग चुनहो, अब यहाँ पर सबको खत्म करने का वक्त आ चुका है, अब जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करोगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी खास बेटी के लिए जैंग सामा के पास बहुत सारे नए प्लान्स हैं और तुम्हारी बेटी को हम लोग जिंदा रखेंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना और तुम यहाँ पर चुपचाप मर सकते हो। जब किसी के साथ ही बेखा पीछे से निकलता और आकर कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है तो कैप्टन जो होता है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है, क्योंकि बेखा जब उसके ऊपर अटैक करता है तो कैप्टन पीछे की तरफ गिर जाता है और काफी हैरान होता है कि इस लड़के की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। तो सभी लोग कहते हैं कैप्टन कैप्टन क्या तुम ठीक हो। तो कैप्टन कहता है कि ये कमीना लड़का मुझे याद है, ये तो इसका अडॉप्टेड सन है, ये इसका बेटा अभी तक जिंदा कैसे है, इसे तो ताजार को मारने के लिए भेजा गया था और वहां पर हमारे लोगों ने पहले से सारे का सारा प्लान सेट किया हुआ था, इस लड़के को वहां पर मर जाना चाहिए था। तो बेका वहां पर आने के बाद कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर टाइम रहते पहुंचा। तो राइमी से देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं कि सॉन्ग बैग तुम जिंदा हो, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई तुम जिंदा हो। जबकि कमांडर भी से कहता है कि लड़के तो तुम फाइनली वापिस आ ही गए, लेकिन तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी जबकि हमारे पर पहले से गद्दारी का इल्जाम लग चुका है। तुम्हारा बेका उससे कहता है कि सर मैं
चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी को अपने साथ लें और यहाँ पर से निकल जाएं। मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर रोक कर रखता हूँ। जबकि ग्रैंड मार्शल उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि लड़के, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है। मैं यहाँ पर रुकूंगा और तुम यहाँ पर इसके साथ जाओगे। जबकि राइमी भी रोना शुरू कर देती है और कहते हैं कि अभी अभी तो हम लोग दोबारा मिले और तुम फिर से अलग होना चाहते हो, मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जबकि हमारा बेखा सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं इसे ग्रैंड मार्शल के साथ भेजता हूं तो रास्ते में उसे सेफ रखेंगे, सेफली लियाओडोंग में पहुंच जाएगी और मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को रोकूंगा। मुझे तो यहाँ पर वैसे भी मरना ही है, तो फिर मैं इस जगह के पर रुकूंगा। जबकि ग्रैंड मार्शल आगे बढ़ते और कहता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, एक बाप होने के नाते मैंने यहाँ पर हमेशा तुम्हारी बातों को इग्नोर किया और साथ ही मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना अडॉप्टेड सन बनाया था, लेकिन कभी तुम्हें बेटे की तरह माना नहीं है और ना ही कभी मैंने यहाँ पर रीमा की बातों को सुना, मैंने कभी उसकी फीलिंग्स को नहीं जाना। लेकिन अब मुझे फाइनली समझ आ गई है कि राइमी तुमसे प्यार करती है और मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक हो जाना चाहिए। अब जल्दी से इसे लो, यहाँ पर से चले जाओ। मैं चाहता हूँ कि हर हाल में मेरी बेटी बचनी चाहिए। मैं तो यहाँ पर, मेरा तो अंत हो चुका है, मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जिंदा रहे। ये तुम्हारे लिए एक ऑर्डर की तरह है। इसी के साथ ही वो दोनों मिलकर वहां पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ लोगों के पर अटैक करके फिर वहां पर से रास्ता बनाया जा सके और वहां से भागा जा सके। दोनों मिलकर जब अटैक कर रहे होते हैं तो कैप्टन की फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंच रहा होता है। तो कैप्टन कहता है कि आज यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमारा प्लान बहुत ज्यादा परफेक्ट था, पता नहीं ये कमीना लड़का कहां पर बीच से आ गया। अगर ऐसे ही चलता रहा, हमारा प्लान फेल हो गया तो लॉर्ड जैंग बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं और जब वो गुस्सा होंगे तो फिर मुझे मार डालेंगे। जब किसी के साथ ही जैंग वहां पर खुद पहुंच आता है तो जैंग मासूम वहां पर आने के बाद से कहता है कि क्या वाकई मैंने यहाँ पर तुम मुझे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी, मुझे लगा था कि अभी तक तुम यहाँ पर ग्रैंड मार्शल को मार चुके होगे। तो जैंग मासू जब वहां पर खुद पहुंच आता है तो उसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि सर आप यहाँ पर खुद क्यों आए हैं। दूसरी तरफ फाइट हो रही होती है जहाँ पर हमारा बेखा और ग्रैंड मार्शल दोनों जो होते हैं उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उन्हें पीछे की तरफ हटा रहे होते हैं। तुम्हारा बेखा अकेली वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स के साथ उनके ऊपर अटैक कर रहा था। उसकी स्पेशल टेक्निक जो कि आर्मी में वो यूज करता रहा अपने भाले वाली जैंग साल्कू की टेक्निक के साथ। तो वो लोग भी इस बात से हैरान होते हैं कि जैंग साल्कू की टेक्निक कब से इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई, ये भाले की टेक्निक तो इतनी स्ट्रॉन्गर थी ही नहीं। तो हमारे बेखा ने वहां पर काफी सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है और कुछ जो होते हैं पीछे हट जाते हैं और काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तो ग्रैंड मार्शल जो होते हैं इसी के साथ चलाकर उसे कहता है बेखा अपनी साइड के ऊपर देखो। जितनी देर में बेखा साइड के ऊपर देखता है इतनी देर में उतनी उसके ऊपर एक स्नेक के साथ अटैक होता है। वहां पर स्नेक वाली टेक्निक के साथ कैप्टन अटैक करता है। तो हमारा बेखा जो होता है उस सांप की तरफ देखता है और पीछे हटने में उसे काफी ज्यादा देर हो जाएगी, लेकिन इतनी देर में ग्रैंड मार्शल वहां पर बीच में आते हैं और आकर उसे बचाते हैं, उस सांप को मार डालते हैं और साथ उसे कहते हैं कि लड़के क्या तुम ठीक हो, लेकिन खुद ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। उनके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है क्योंकि उनकी एनर्जी जो है पूरी तरह से डिप्लीट होने के करीब पहुंच चुकी है, उनके पास बहुत ही कम एनर्जी बची है। तो वो भागता उनके पास जाता और कहता है कि सर हमें यहाँ पर से निकलना होगा। तो ग्रैंड मार्शल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि हम दोनों यहाँ पर से नहीं निकल सकते, किसी को तो यहाँ पर रुककर इनको रोकना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कहा कि रीमा को अपने साथ लो, यहाँ पर से निकल जाओ। हमारा बेखा उसे कहता है सर ये आप क्या कह रहे हैं, आपको यहाँ पर से जाना चाहिए, आप ग्रैंड मार्शल हैं, इस वक्त इस पूरे के पूरे एम्पायर का भविष्य आप हैं, आपको यहाँ पर पूरे एम्पायर को संभालना है। तो उसे कहता है कि बेखा एम्पायर जिस वक्त जैंग मासू के हाथ में है, अब यहाँ पर मेरे जिंदा रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक फादर के तौर पर मेरी आखिरी रिक्वेस्ट होने वाली है, प्लीज यहाँ पर राइमी को अपने साथ लो, यहाँ पर से चले जाओ। एक ग्रैंड मार्शल की तरह मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, एक फादर की तरह तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मेरी बेटी को यहाँ पर से लेकर चले जाओ। तब किसी के साथ जैंग मासू वहां पर नीचे उतरता और कहता है कि देखो तो यहाँ पर फैमिली में आपस में डिस्कशन हो रही है, मुझे फैमिली की बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम में से कोई भी यहाँ पर से नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 38 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा बेखा राइमी को लेकर निकल पाएगा। और साथ ही कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसका भाई कहाँ पर है, तो बहुत ही जल्दी कुछ चैप्टर्स के बाद इसका भाई भी आने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर ग्रैंड मार्शल जो होते हैं वो हमारे बेखा से कह रहे होता है कि तुम राइमी को जहां पर से लो और निकल जाओ, मैं इन सभी लोगों को रोक कर रखता हूं। तो इसी के साथ ही जैंग मासू वहां पर पहुंच जाता है। तो जैंग मासू कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कितनी हार्ट टचिंग रीयूनियन हो रही है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर से निकल कर जा पाओगे। तो जैंग मासू खुद वहां पर नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद वहां पर बाकी के सभी लोग तो उसके सामने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसकी अपनी डार्क आर्मी की स्क्वाड है, तो वो उसके सामने घुटने टेक देती है। और यहाँ पर सिर्फ दो ही होते हैं, यानी कि हमारे ग्रैंड मार्शल और बेखा दोनों उसके सामने होते हैं। तो ग्रैंड मार्शल सोच रहे होता है कि देखो तो जरा इसकी लाइटनेस टेक्निक कितनी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, जहां तक कि अब ये हवा में भी उड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि ये अपनी मार्शल आर्ट्स में एक मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है, जो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि मैं भी यहाँ पर अभी से ज्यादा देर तक रोक सकता हूँ। हालांकि मैं ग्रैंड मार्शल हूँ और मैं यहाँ पर हिस्ट्री में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर सोल्जर समझा जाता हूँ। और साथ ही यहाँ पर वो बेखा की तरफ देखता है कि बेखा को यहाँ पर से निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ पर किसी हद तक इसे रोक कर रख पाऊंगा।
होगा। तो ग्रैंड कमांडर उसे कहता है कि तुम्हारा ये घटिया सा लड़कियों वाला चेहरा आज भी नहीं बदला, आज भी तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। जबकि जैंग मासू से कहता है कि कमांडर, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया है, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारना चाहता था, मैं कितनी बार तुम्हें अपने पैलेस में बुलाता रहा लेकिन तुम मेरे पैलेस में आए नहीं, और अब यहाँ पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मुझे खुद यहाँ पर अपने पैलेस से निकल कर आना पड़ा। अब नए एम्परर को खुद यहाँ पर ग्रैंड कमांडर के पास आना पड़ रहा है, जरा देखो कितनी ज्यादा शर्म की बात है। जबकि ग्रैंड कमांडर जो होते हैं इसी के साथ ही बेखा से कहते हैं कि बेखा, मैं चाहता हूँ कि रिया को अपने साथ लो, जहाँ पर से निकलो। तुम्हारा बेखा जो होता है ग्रैंड कमांडर की बात सुनने के बाद पहले तो हैरान होता है, फिर साथ ही वो समझ जाता है कि सिचुएशन ऐसी है कि उसे इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। तो बेखा उसे कहता है कि जी सर, जैसा आपका हुक्म, और इसी के साथ बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ भागता है ताकि वो जाकर राइमी को उठाकर वहां से भाग सके। तो वो राइमी की तरफ आ रहा था, राइमी उसे कहते हैं कि सॉन्ग बेक, ये तुम कर क्या रहे हो, फादर के पास जाओ, जाकर उनके साथ मिलकर फाइट करो। जबकि हमारा बेखा जो होता है वो राइमी को उठाता है और उसे उठाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। तो राइमी उसे कह रही होती है कि मेरे फादर का क्या होगा। तो बेखा उसे कहता है कि राइमी प्लीज माफ कर देना, लेकिन तुम्हारे फादर वो शायद बच नहीं पाएंगे, फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर से निकलना पड़ेगा, जो उनके ऑर्डर्स हैं। तो राइमी अभी भी यहाँ पर चिल्ला रही होती है और कहती है कि नहीं प्लीज मेरे फादर को भी बचा लो। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि सॉन्ग बेक, तुम यहाँ पर से जाओ और मेरी बेटी का ध्यान रखना। तो वहां सॉन्ग बेक जो होता है जैसे वहां पर से निकल जाता है, ग्रैंड कमांडर वहां पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि देखो तो जरा, इतने सालों तक इस बच्चे को मैंने अपना अडॉप्टेड बेटा बनाकर रखा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से जाते वक्त जब उसे पता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे फिर भी उसने फादर कहकर नहीं पुकारा। तो दूसरी तरफ जैंग मासू जो होता है वो फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ, जाकर उस लड़के और लड़की को पकड़ कर लाओ, लड़के को मार डालना, लड़की को जिंदा पकड़ कर लाना है, और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर दूसरी बार गलती को अफोर्ड कर सकते हो। तो कैप्टन उसे कहता है जी सर मैं समझ गया, क्योंकि अब यहाँ पर वो पहली एक गलती कर चुका है तो वो दोबारा गलती नहीं करेगा। तो वो अपने साथियों को लेकर बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ बेखा के पीछे चले जाता है। तो वो सभी लोग तो वहां से बेखा के पीछे चले जाते हैं, जबकि जैंग मासू वर्सेस कमांडर यहाँ पर फाइट होने वाली है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो जैंग मासू जो होता है अपनी सॉफ्ट स्वॉर्ड को निकालता है और ग्रैंड कमांडर से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सोल्जर्स को रोक क्यों नहीं रहे, क्या तुम्हें यहाँ पर अपने बेटे के ऊपर इतना भरोसा है। तो वो कहता है हाँ मुझे अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, वो मेरी बेटी राइमी को सेफ रखेगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इस कैपेबल तो है कि वो यहाँ पर तुम्हारे इन घटिया कमांडर्स को पकड़ सके। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तो यहाँ पर हम दोनों का मिलना लिखा हुआ था, मेरी किस्मत में लिखा हुआ था तुम्हें मारना। और इसी के साथ ही ग्रैंड कमांडर अपनी भारी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। दोनों वहां पर अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं। जैंग मासू के पास उसकी अपनी सॉफ्ट स्वॉर्ड होती है, जबकि ग्रैंड कमांडर के पास अपना हैवी ब्लेड होता है। दोनों वहां पर अपनी तलवारों को आपस में टकराते हैं और वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो जैंग मासू से कहता है कि तुम्हारी की स्ट्राइक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने यहाँ पर बहुत बार सुना है कि इंपीरियल कोड के अंदर यहाँ पर तुम्हारी तारीफें होती रहती हैं, क्योंकि तुम ग्रैंड कमांडर और तुम अपनी इसी इंपीरियल की वजह से काफी ज्यादा जाने जाते हो, तुम्हारी भारी तलवार के अंदर से बहुत ही पावरफुल प्रेशर निकलता है। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर सोच रहे होते हैं कि इस लड़के ने यानी कि इस जैंग मासू ने जहाँ पर अपनी सॉफ्ट स्वॉर्ड के साथ मेरे हैवी स्टील के ब्लेड को कैसे ब्लॉक कर लिया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, लगता है कि इसकी मार्शल आर्ट्स वाकई में मुझसे ज्यादा हायर लेवल तक पहुंच चुकी हैं। तो जैंग मासू जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है, पीछे हट जाता है, पीछे हटने के बाद उसे कहता है तुम तो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम अपनी की को यूज करोगे तुम्हारे जख्म उतने ज्यादा ओपन होते जाएंगे और हो सकता है कि तुम की डेविएशन में चले जाओ या फिर फाइट खत्म होने से पहले मर जाओ। जबकि ग्रैंड कमांडर से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की और तुमने एम्परर को पहले से मार डाला, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान, और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपनी की को कंट्रोल कर रहा हूँ। हाँ ये बात वाकई में सच है कि मेरी की पावर काफी ज्यादा लो रह चुकी है, और अगर मैंने यहाँ पर अपनी की को जबरदस्ती यूज करने की कोशिश की तो मैं की डेविएशन में भी जा सकता हूँ। तो कमांडर फिर से जंप करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि पहले मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा और उसके बाद अपने बारे में सोचूंगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और साथ ही वो सोच रहे होता है कि मुझे इस फाइट को लंबा खींचना होगा ताकि बच्चे यहाँ से बचकर निकल कर जा सकें। वो जैंग मासू से तो नहीं बच सकते, लेकिन उन सोल्जर से जरूर बच सकते हैं। जबकि जैंग मासू से कहता है कि तुम अपने आप को ज्यादा ही थका दोगे, क्योंकि तुम्हारा अंत तो यहाँ पर निश्चिंत है, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो ग्रैंड कमांडर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हैं जो आर्मी में यूज करते हैं, तो उनके साथ वहां पर जैंग मासू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जैंग मासू जो होता है वहां पर उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था और कहता है कि ये सुप्रीम एडमिरल स्वर्ड्समैनशिप है, जिसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल फैमिली के लिए बनाया गया था, ताकि यहाँ पर ग्रैंड मार्शल इसको यूज करते हुए अपनी इंपीरियल फैमिली या फिर अपनी कंट्री के खिलाफ जितने भी दुश्मन हैं उन सभी लोगों के सर काट सके। स्पेशली यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स और राइटियस सेक्टर्स की टेक्निक्स को आपस में मर्ज करने के बाद इस टेक्निक को बनाया गया था, ताकि यहाँ पर जो सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल टेक्निक हो। एक पावरफुल टेक्निक ग्रैंड मार्शल के लिए इसलिए बनाई गई थी ताकि जितने भी लोग हैं उसके सामने सर घुटने टेक दें और कभी भी यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के खिलाफ गद्दारी के बारे में ना
सोचें। लेकिन साथ ही जैंग मासू जो होता है वहां पर खुश हो रहा था और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसे इंपीरियल टेक्निक कहा जाता है, जो कि ऑर्थोडॉक्स और यानी राइटियस और अनराइटियस दोनों सेक्टर्स की टेक्निक से ज्यादा बेहतर है, लेकिन असल में मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो इस दुनिया से बाहर की हैं, यानी म्यूरियम के बाहर की हैं। म्यूरियम के बाहर की टेक्निक्स डिमोनिक टेक्निक कहलाती हैं, जो कि अनऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स टेक्निक से अलग होती हैं। तो वो अपनी टेक्निक को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मेरी टेक्निक तुम्हारी इंपीरियल टेक्निक से ज्यादा पावरफुल है, और वहीं पर सामने की तरफ वो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। उसकी स्ट्राइक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तो हमारे जो कमांडर होते हैं वहां पर उसकी टेक्निक को ब्लॉक तो करते हैं, लेकिन उसके स्टील के ब्लेड के अंदर भी वहां पर दरारें पड़ जाती हैं, वो टूटना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसका मतलब यह है कि इसकी टेक्निक जो है वो हमारी म्यूरियम के अंदर से नहीं है, ना तो वैराइटियस टेक्निक है, ना वो अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक है, बल्कि वो एक डिमोनिक टेक्निक है। इस कमीने ने जहां पर डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर किया है। जैंग मानसू से कहता है कि तुमने जहां पर ईस्टर्न बैंडिट्स की इस टेक्निक को ब्लॉक कर लिया, देखता हूं कि तुम जहां पर इस टेक्निक को कैसे ब्लॉक कर पाते हो, क्योंकि ये एक प्योर डिमोनिक टेक्निक है। और इसी के साथ ही वहां पर ऊपर हवा में उड़ रहा था, साथ ही उसके पास वहां पर 5 ब्लैक होल्स क्रिएट होते हैं, 5 ब्लैक एनर्जी के ब्लैक होल्स क्रिएट होते हैं। तो ग्रैंड कमांडर कहता है कि ये क्या चीज है, इस तरह की यहाँ पर जी तो सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक वॉरियर्स की हो सकती है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि मैं यहाँ पर क्यों हूं और मैं यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। बचपन से मैं ये बात सोचता था कि आखिर यहाँ पर एम्परर का बेटा ही अगला एम्परर क्यों बनता है, भिखारी का बेटा हमेशा भिखारी क्यों रह जाता है, मैं क्यों नहीं बन सकता। जहां तक कि मैंने यहाँ पर अपनी मैनहुड को छोड़ दिया, यानी कि मैंने अपने आप को कैस्ट्रेट करवा लिया, एक अंश बनकर तुम्हारे एम्पीरियल फैमिली के अंदर आ गया, जहां तक कि हाईएस्ट पोजीशन को हासिल करके तुम्हें दिखाया है। मैंने ये सब कुछ पॉसिबल किया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं जहाँ पर दिखाना चाहता था दुनिया को कि एम्परर का बेटा ही एम्परर नहीं बनता, बल्कि कोई भी एक एम्परर बन सकता है। बस आपके पास पावर होनी चाहिए, आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप पूरी दुनिया को अपने सामने झुका सके, तो आप यहाँ पर एक एम्परर बन सकते हैं। ग्रैंड कमांडर से कहते हैं कि एक एम्परर बनने के लिए तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्दानगी को नहीं खोया, बल्कि तुमने अपनी इंसानियत को भी खो दिया है। डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर करने के साथ साथ तुम्हारी नेचर भी डिमोनिक हो गई है। जबकि जैंग मानसू से कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि अब जो एंड के ऊपर जीत तो मेरी होने वाली है। और साथ ही वहां पर उसने जो 5 ब्लैक होल क्रिएट किए थे, उनके अंदर से 5 बड़े बड़े सांप निकल आते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 39 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा बेखा और राइमी सर्वाइव कर पाएंगे, जो कि मुश्किल है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जैंग मानसू जो होता है अपने पास एक डिमोनिक कार्ड को यूज करता है और उसके पास से बड़े बड़े 5 ब्लैक होल्स निकल आते हैं और उन ब्लैक होल्स के अंदर से 5 बड़े बड़े सांप निकलते हैं। तो जैंग समझ होता है अपने स्नेक से कहता है कि आगे बढ़ो, जाकर मार्शल को खा जाओ। तो बड़े बड़े स्नेक जो होते हैं मार्शल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके वो सभी के सभी जो होते हैं वो जाकर ग्रैंड मार्शल के ऊपर गिरते हैं। वहां पर जबरदस्त धमाके होते हैं, ग्रैंड मार्शल जो होते हैं सभी के अटैक्स को ब्लॉक कर भी लेते, तभी वो यहाँ पर बुरी तरह जख्मी होने वाले हैं। और एंड के ऊपर दिखाता है कि उनकी तलवार 2 टुकड़े हो चुकी होती है, उनकी तलवार टूट चुकी होती है, ग्रैंड मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो जैंग मानसू से कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर, देखो तो जरा तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अब तो तुम इस हालत में पहुंच चुके हो कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। मैंने सोचा नहीं था कि ग्रैंड मार्शल की ये हालत हो जाएगी और तुम इस वक्त इस हालत में हो कि तुम यहाँ पर मुझसे माफी की भीख भी मांगो, तभी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जैंग मानसू अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा होता है, उसे मारने के लिए तैयार होता है, जबकि मार्शल उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने जहाँ पर माफी की भीख मांगूंगा। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो जिसने यहाँ पर एक एक्सटर्नल टेक्निक को यूज किया है, तुमने डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक्स को यूज किया है। तो जैंग मानसू से कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, मार्शल आर्ट्स तो सिर्फ मार्शल आर्ट्स होती हैं और इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि डिमोनिक हूं या फिर राइटियस हूं, क्योंकि मार्शल आर्ट्स का मकसद इंसान को स्ट्रॉन्गर बनाना होता है और चाहे वो डिमोनिक आर्ट्स ही क्यों ना हो, हम लोग यहाँ पर उसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है, क्या तुम कुछ कोई आखिरी अल्फाज कहना चाहोगे। तो ग्रैंड मार्शल उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर कुछ आखिरी अल्फाज कहना चाहूंगा, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो जो कि यहाँ पर एम्परर के पांव के नीचे रहते थे। हमारे एम्परर के जूते उठाते उठाते तुमने यहाँ पर एम्परर बनने का सपना देख लिया और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एम्परर बन सकते हो। एक दिन तुम्हारा यही सपना तुम्हें ले डूबेगा। अगर तुम यहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठ भी जाते हो मेरे मरने के बाद, लेकिन तुम ज्यादा दिनों के लिए गद्दी के ऊपर नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हारा यही सपना तुम्हें तुम्हारी मौत की वजह बनने वाला है। तो जैंग मानसू से कहता है कि चलो ठीक है, तुमने अपने आखिरी अल्फाज कह दिए और इससे ज्यादा मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। इसी के साथ ही जैंग मानसू जो होता है अपनी तलवार उठाकर स्ट्राइक लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। जबकि हमारे कमांडर को भी बताता है कि वो मरने वाले हैं, तो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और अपने बच्चों को याद करते हुए कहता है कि प्लीज बेखा मेरी बेटी को बचा लेना और तुम दोनों सर्वाइव करना, मेरा बेटा और मेरी बेटी तुम दोनों जिंदा रहना। और इसी के साथ जैंग मानसू अपनी तलवार घुमाता है, उसकी गर्दन काट देता है और साथ ही ग्रैंड कमांडर यहाँ पर मर चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, एक बंदा जो कि जड़ी बूटियां काट रहा होता है। तो वो जंगल के अंदर बैठा अपनी टोकरी के अंदर जड़ी बूटियां निकाल रहा होता है, साथ ही वहां पर बैठा बैठा गाने गा रहा होता है। तो वो बड़े आराम से वहां
वहाँ पर बैठा होता है दुनिया की परवाह किए बिना कि यहाँ पर कौन है और कौन यहाँ पर फाइट कर रहा है, कौन मर रहा है। फिर साथ से साइड के ऊपर से वही डार्क आर्मी दिखाई देती है। तो डार्क आर्मी के सोल्जर्स उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद वो उनकी तरफ देखता है और कहता है कि तो इतने सोल्जर्स कहाँ पर जा रहे हैं। तो इसी के साथ उनमें से एक गुस्से के साथ से कहता है कि हमें यहाँ पर अपने सवाल का जवाब चाहिए, क्या तुमने एक यंग लड़के को यहाँ पर से देखा है जो एक लड़की के साथ था। जबकि उनका कैप्टन जोतन से कहता है कि शांत रहो, मैं यहाँ पर इससे बात करता हूँ। और वो खुद आगे बढ़ता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखने के बाद से महसूस होता है कि ये कोई आम गाँव वाला है जो कि जड़ी बूटियां काटने के लिए आया है। और वो उसे घूर कर देखता है, जबकि हमारा वो जो बंदा होता है जड़ी बूटियां काटने वाला वो भी उसकी तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो हमारा जो कैप्टन होता है उसने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया होता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो जड़ी बूटियां काटने वाला होता है वो ऐसे शो करवाता है जैसे कि उसे महसूस ही ना हुआ हो। तो कैप्टन कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर से किसी लड़के को देखा है जो कि सोल्जर की यूनिफॉर्म में हो और साथ ही अपने साथ एक खूबसूरत लड़की को लेकर भाग रहा है। अगर तुम यहाँ पर हमें बताओगे तो फिर हम तुम्हें इनाम देंगे, क्योंकि वो एम्पायर के गद्दार हैं और हम लोग यहाँ पर उन्हें पकड़ रहे हैं, उन्हें सजा दी जानी है। तो ये बात सुनने के बाद वो बंदा उसे कहता है कि नहीं, मैंने तो यहाँ पर से किसी को गुजरते हुए नहीं देखा, हो सकता है कि आसपास से कहीं से गुजर गया हूँ, मैंने नहीं देखा। तो कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़े, पूरे जंगल में फैल जाओ और उन्हें चारों तरफ ढूंढो, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से चल पड़ते हैं। तो जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तो कैप्टन वहां पर खुश हो रहा था और सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर अच्छा किया इसके इस आम गांव वाले को नहीं मारा, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर जैंग मासू नए एम्परर बनने वाले हैं और उसके बाद ये सारे के सारे गांव वाले तो मेरे गिनी पिग्स बनने वाले हैं। इन सभी गांव वालों के ऊपर मैं खुद एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं और जब तक यहाँ पर जैंग मासू पूरी तरह से एम्परर की गद्दी के ऊपर बैठ नहीं जाते तब तक मैं यहाँ पर और कोई मसला नहीं चाहता। इन आम गांव वालों को मारने का फायदा नहीं है, जबकि बाद में इन सभी लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर करके इनके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ। तो जब वो लोग वहां पर चले जाते हैं, इसी के साथ ही वो जड़ी बूटियों वाला बंदा जो होता है उठकर खड़ा होता है और कहता है कि हाय मेरी कमर नीचे बैठ कर तो मेरी कमर में दर्द हो गया है। और साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम्हें और छुपने की जरूरत नहीं है बच्चों, तुम लोग बाहर आ सकते हो। ये बंदे को सब कुछ पता था और इसने जानबूझकर यहाँ पर बेखा और सोंगा को एक पेड़ के पीछे छुपा रखा था और उन लोगों के सामने ऐसे शो कर रहा था जैसे कि इन लोगों को इसने देखा ही नहीं। तो बंदा तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो बेखा और माई राइमी जो होते हैं वहां पर पेड़ के पीछे से निकल कर आते हैं और उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और साथ ही उसे कहते हैं कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, आपने यहाँ पर हमारे पर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है। तो बंदा उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर खड़े मत रहो, जल्दी से भाग जाओ इससे पहले कि वो कमीने सोल्जर्स वापस आ जाए और तुम्हें पकड़कर ले जाए। तो हमारा रबेका जो होता है राइमी से कहता है कि राइमी चलो जल्दी से यहाँ पर सीनियर को थैंक यू बोलो और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से चलते हैं। जबकि हमारी राइमी जो होती है वहां पर चुपचाप खड़ी होती है और काफी ज्यादा उदास होती है और साथ ही उसे कहती है कि तुमने उन्हें कैसे छोड़ दिया, तुमने मेरे फादर को वहां पर मरने के लिए कैसे छोड़ दिया। तुम्हारा बेखा आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि राइमी तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि वहां पर क्या होने वाला था, तुम्हारे फादर ने खुद वहां पर रुकने का फैसला किया था ताकि हम दोनों को वहां पर सेफली निकाल सके। जबकि राइमी उसे कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़के हो, मुझे लगा था कि तुम एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो, लेकिन तुम तो एक बहुत ही बुज़दिल इंसान निकले, तुम एक बहुत ही डरपोक इंसान हो। तुम्हारी पावर के होते हुए भी तुम उनको बचा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद तुमने वहां पर से भागने को प्रेफरेंस दी, तुम वहां पर से मुझे लेकर भाग गए। तो ये बात सुनने के बाद हमारा बेखा जो था उसे अपनी बातें याद आती हैं जब उसने अपने बड़े भाई से यही सब कुछ कहा था। वो अपने बड़े भाई से कह रहा था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, तुम मार्शल आर्ट सीखी हुई है, फिर भी तुम फादर को बचाने के लिए वहां पर वापस क्यों नहीं गए और तुम मुझे लेकर यहाँ पर से भाग क्यों रहे हो। मैं सारी जिंदगी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और वो अपनी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर अपने बड़े भाई से नफरत कर रहा था कि उसके पास स्ट्रेंथ होने के बावजूद उसने जाकर फादर को बचाया क्यों नहीं था। तुम्हारा बेखा जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद वहीं पर स्टन हो जाता है, जबकि राइमी वहां पर रो रही होती है और कहती है कि बेखा मेरे साथ वापस चलो, हम लोग जाकर फादर को ढूंढ कर लाते हैं। तुम्हारा बेखा उसे कहता है कि राइमी नहीं, हम लोग वापस नहीं जा सकते। तो राइमी खुद ही वहां पर से चल पड़ती है और कहती है अगर ऐसी बात है जो तुमने अपना फैसला कर लिया है तो फिर मैं जा रही हूँ। सोंगा तुम यहीं पर रुको, मैं जाती हूँ, जाकर अपने फादर को बचाऊंगी, चाहे कैसे भी, लेकिन मैं अपने फादर को बचाकर ले आऊंगी। तुम्हारी राइमी वहां पर से चली जाती है और बेखा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोकने में नाकाम हो जाता है। वो अपनी परेशानी में पड़ा होता है, वहां पर अपने ब्रदर के ख्यालों में खोया होता है और वहां पर इसी सोच में हमारी राइमी जो होती है उससे काफी दूर निकल जाती है। और हमारा बेखा वहीं पर खड़ा रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं उसे रोक सकूं, मैं उसे कैसे रोकूं, मैं उसे वहां पर जाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद भी कभी यहाँ पर ऐसा सब कुछ किया था और मुझे महसूस हो रहा है कि वो क्या सोच रही है। जब किसी के साथ ही वो सीनियर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उसे जाने से क्यों रोक नहीं पा रहे हो और तुम यहाँ पर उससे नफरत भी नहीं करते और वो लड़की भी तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन वो लड़की ये समझती है कि तुम यहाँ पर उसके फादर को बचा सकते हो, उसकी सिचुएशन जो भी हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर से बचकर निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन बच्चे क्या तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़की के साथ जाना चाहिए, उस लड़की के साथ जाओ, क्योंकि उस लड़की को अगर तुमने छोड़ दिया तो फिर सारी जिंदगी वो लड़की तुमसे नफरत करती रहेगी, लेकिन अगर तुम अभी उसके साथ जाओगे तो फिर वो लड़की
की जो है वो तुम्हारे साथ वापस आ जाएगी उस सिचुएशन को देखकर, जो भी वहां पर जाने के बाद तुम देखने वाले हो। तो हमारा बेका जो होता है सीनियर की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे राइमी के साथ जाना चाहिए। मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन मैं राइमी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी में से किसी को भी नहीं खोने वाला, राइमी को मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है वो कहता है कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके साथ शादी करूंगा। तुम्हारा बेका जो होता है इसी के साथ सीनियर से कहता है कि एक ना एक दिन मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारा बेका बड़ी तेजी के साथ भाग जाता है। जबकि वो चला जाता है तो वो सीनियर सोच रहा होता है कि लड़के को देखो तो सही, इसकी आंखें देखो कितनी ज्यादा शार्प है, ऐसे लगता है जैसे कि स्ट्रांग बनने की इसको चाहत है। पता नहीं क्यों इतने सालों के बाद यहाँ पर आज इस लड़के को देखने के बाद मेरे अंदर एक ख्वाहिश जाग रही है कि काश ये लड़का मेरा डिसाइपल होता, मैं इस लड़के को अपना पर्सनल डिसाइपल बना लूं। तो जहां पर हमारी एपिसोड 40 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये सीनियर कौन है और जहां पर उसे अपना डिसाइपल बनाने के बारे में क्यों सोच रहा है।